हाय क्लैट एस्पिरेंट्स। इस बार क्लैट 2026 में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे हमने 100 इयर्स, 150 इयर्स, 55 इयर्स या 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं। और इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जो इस साल काफी रेलेवेंट हो जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को भी 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को, आरएसएस को। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो 2025 के करंट अफेयर्स से है जो कि स्टैटिक जीके का पोर्शन बनाती हैं। एंड यू ऑल नो कि क्लैट को स्टैटिक जीके काफी पसंद है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में मेरे बच्चों सारे के सारे इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के इस तरीके के टॉपिक्स को, जहां पे 20 इयर्स, 50 इयर्स, 100, 150 इयर्स हमने कंप्लीट किए हैं, उनको मैंने डिटेल में कवर किया है। सो दिस इज योर वन शॉट सोल्यूशन फॉर ऑल द टॉपिक्स फॉर 2025 ईयर। अगर तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो तुम्हें बस क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां तुम्हें मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और उसको ज्वाइन करने के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जाना और वहां तुम्हें एक फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, बस उसे क्लिक करना। वहां तुम्हें सारे पीडीएफ्स और पीपीटीज जो पहले की भी क्लासेस के हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और ऐसी बहुत सारी और क्लासेस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल द बेस्ट। Alright everyone, hi and welcome to this class of Static GK Part 2, and in this class everyone we are going to cover the most important static GK topics that have come from the year 2025. So इस बार तुमने देख लिया होगा बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही आइकॉनिक साल चूज किया है क्लैट एग्जाम देने के लिए। हर चीज के 50 साल, 20 साल, 25वां या 100वां एनिवर्सरी हो जा रही है फॉर सम रीजन। ठीक है, तो इस साल कुछ चीजें हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर क्लासेस। ठीक है, नाउ लाइक 20 इयर्स ऑफ आरटीआई, आई थिंक ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हमने कंप्लीट किए हैं 20 साल अपने आरटीआई के। 2005 में आया था, 2025 में आरटीआई के 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एनीबडी रिमेंबर्स हु फाइल्ड द फर्स्ट आरटीआई? मैं अपनी खुद की क्लास एक दिन देख रही थी तो मुझे याद है। किसी को याद है? Ma'am, someone from Pune. एंड हिज नेम वाज समथिंग बर्नी। डू यू रिमेंबर? आई वाज सेइंग कि उसको बहुत आग लगी थी आरटीआई फाइल करने के लिए। ठीक है, हाँ राइट। सो ठीक है, तो वी विल रीड अबाउट दिस एज वेल। देन 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिस ईयर बच्चों। 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, 2025 में हमने उसके 50 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी। देन विठल भाई पटेल जो भाई थे वल्लभ भाई पटेल के, उनकी भी 100 बर्थ एनिवर्सरी इस साल कंप्लीट हुई है। देन आज याद है बच्चों, जब हम स्टैटिक में पार्ट 1 में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे तो काफी सारा 1925 बेसिकली अगर उस टाइम पे कुछ भी हुआ है तो 2025 में उस चीज ने अपने 50 साल, अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। बाय द वे बच्चों, 1924 में कुछ बड़ा अच्छा हुआ था। क्या था वो? किसी को याद है? कोई तो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। शाबाश। ठीक है, दैट इज द ओनली वन टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे। और वो कौन है बच्चों जिन्होंने 4 बार प्रेसिडेंसी होल्ड करी है? मनमोहन मालवीय। अगर मनमोहन भी याद रहेगा तो तुम्हें आंसर मिल मोहन जाएगा। मालवीय। ठीक है, चलो मदन नेक्स्ट। मोहन मालवीय। हमारा जो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अपने 150 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी आइकॉनिक टाइम फॉर आईएमडी बच्चों। बेसिकली हमारी जो जितनी वेदर फोरकास्ट होती हैं या इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम से बच्चों जो हमारी अर्ली साइन वार्निंग्स होती हैं वो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही करता है। देन वेरी हाई चांस ये आ सकता है इस बार एग्जाम में 100th ईयर एनिवर्सरी ऑफ काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी फॉर 2 रीजंस बच्चों। मतलब 2 टॉपिक्स जो मुझे लगता है। पहला तो अगर इसने 100 इयर्स पूरे किए हैं इसका मतलब ये 1925 में हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की उसी ब्रैकेट से है जिससे अब तक क्लैट अपनी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछता आया है। तो एक तो ये, और एक बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट याद है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी, उसके भी हमारे 100 इयर्स पूरे हुए हैं, इवन विठल भाई की जयंती ऑल्सो। बट आई थिंक दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 55 इयर्स बच्चों कंप्लीट हुए हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। ये मैं काफी बार पढ़ा भी चुकी हूँ बट आज हम फिर से इसको देखेंगे। देन बच्चों शहीद दिवस कोमेमोरेट किया गया है ऑन द मार्टियरडम ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। वी ऑल नो बच्चों आफ्टर द बॉम्बिंग दे वर ऑल हैंग्ड, एंड ये इनके ही इस दिन को शहीद दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, देन ये एक स्टैटिक न्यूज है, इसको बस थोड़ा सा देखेंगे बच्चों कि इस बार जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन थी उसमें चीफ गेस्ट वगैरह कौन आए थे। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे जो है, उनको 76 हमने अपने रिपब्लिक डे पे बुलाया था। देन बच्चों ये वाले जो टॉपिक्स है ना प्लीज मार्क कर लो। जो ये रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट, रोल्स एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम करेंगे कल की क्लास में जब तुम्हें मैं
लीगल सीए के पोजीशंस वाली क्लास करवाऊंगी। याद है मैंने उस दिन तुम्हें दिखाया भी था, गवर्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, डिप्यूटी स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सारे टॉपिक्स मैं तुम्हें एक बार में कवर कराऊंगी अलॉन्ग विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी एज वेल। तो जो गवर्नर वाला विषय सैंपल पेपर में भी पूछ लिया है ना, वो भी हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं, फिर हम दोबारा में तुम्हें तब कराऊंगी। तो ये हम आज की क्लास में नहीं करने वाले। नेक्स्ट सेम ये भी हम कल करेंगे, टुमारो। तो स्टे ट्यून, जितने बच्चे आ जाए मेक श्योर बच्चों थोड़ी सी हिम्मत बांध के रखो, 2-3 दिन सारा तुम्हारा रिवाइज करवा दूंगी मैं इन क्लासेस के थ्रू। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बार हम बस देख लेंगे बच्चों, क्योंकि ट्रंप जो है वो अपनी लास्ट और सेकंड टर्म, सेकंड है बल्कि, लेकिन लास्ट पे उसको कहेंगे क्योंकि 10 साल से ऊपर वहां कोई बन नहीं सकता। उसने उसमें वो आ चुका है, और उसके बाद तुम्हें तो पता ही है पूरा उसका दिमाग उड़ चुका है ट्रंप का इस टाइम पे, ठीक है। देन 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। क्या है बच्चों वंदे मातरम? हमारा नेशनल सॉन्ग। Song. शाबाश। एंथम तो नहीं है ना? Song. मत होना, ठीक No, है। ma'am. नेशनल एंथम भी इस साल कंट्रोवर्सी में रहा है अगेन, थैंक्स टू द तमिलनाडु गवर्नर, ठीक है। उसमें क्या कह रही है, उसने कसम खा ली है भाई कि मैं आके रहूंगा, इस बार तो मैं आके रहूंगा पेपर में, ठीक है। देन बच्चों इसरो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं इसरो डीआरडीओ तुम्हें करवाऊंगी जब मैं तुम्हें 100th इसरो मिशन पढ़ाऊंगी, और आज हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसरो का 100th मिशन NVS-02 सैटेलाइट बच्चों जो है, विच इज एक्चुअली आर सैटेलाइट ऑफ द पार्ट ऑफ द नाविक नेविगेशन सिस्टम, उससे ही इसरो ने आइकॉनिकली अपने 100th मिशन, प्लीज अगेन कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसरो के 100 ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं, इसरो के 100th मिशन पूरा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ में, क्योंकि बच्चों हमारी जो बहुत सारी चीजें होती हैं तेजस वेजस, हमारे में उसमें डीआरडीओ का काफी रोल होता है, तो आज मैं तुम्हें डीआरडीओ का भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से पढ़ाने वाली हूँ। देन दिस मिशन बच्चों कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किसी को याद है? होप मिशन लद्दाख में, Tokar Valley, Ladakh. ठीक है। बाय द वे बच्चों, किसी को भी ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम स्पेडेक्स कहाँ पे, ये वो, जो मैं एक तुम्हारी एक ओवरऑल वन शॉट करंट अफेयर्स क्लास बता रही हूँ ना मैं तुम्हें, जो मोस्ट प्रोबेबली परसों होगी, उसमें स्पेडेक्स भी है, निसार भी है, उसमें होप भी है, उसमें NVS-02 भी है, ठीक है। आज का पर्पस बस ये कि मैं जो स्टैटिक चीजें जो पूरी हो गई 100th 150th 50th हम उनको करेंगे, और उनके साथ में हम उनकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को करेंगे। ये दिल से खुशी देने वाला टॉपिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल कंप्लीट हुए, मेरे जैसे लोग, अमीरुल जैसे लोग, तलहा जैसे लोग बहुत खुश होते हैं ऐसी चीजों को देख के, ठीक है। सो दिस इज 100 years कंप्लीशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, बहुत ही इजी और अच्छी सी क्लास होने वाली है। फर्स्ट टॉपिक वी ऑल नो इज 20 years हैव बीन कंप्लीटेड फॉर आवर आरटीआई एक्ट। देखो इसलिए रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम हैं साल 2025 में, अगर 20 साल कंप्लीट हुए तो भैया माइनस कर दो, कब आया था आरटीआई एक्ट? 2005 में आया था। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ कुछ चीजें पूछना चाहती हूं पहले तो, कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है। मुझे उसे एक स्टेट का नाम बताओ बच्चों जहां पे ग्रास रूट लेवल पे लोगों ने बहुत ज्यादा राजस्थान। आरटीआई की डिमांड करी थी। और मैं फिर क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए बता देती हूँ बच्चों, ग्रास रूट लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि लोग ग्राउंड में या पार्क में बैठ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्रास रूट बच्चों, हमारी अगर इकोसिस्टम को तुम देखोगे तो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, हर्ब्स, श्रब्स, कितनी चीजें होती हैं, सबसे छोटा जहां पे चीज स्टार्ट होती है वो होती है अपनी ग्रास रूट। इसीलिए उस लोगों को, उन क्राउड ऑफ पीपल को या उन ग्रुप ऑफ पीपल को जो एकदम ग्राउंड लेवल पे होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको ग्रास रूट लेवल का कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी आरटीआई ने बच्चों 20 साल पूरे किए हैं। आरटीआई की डिमांड बहुत सालों से चल रही है, पर मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो नेता कैसा नेता जो अपने गले में खुद पट्टा बांधना चाहेगा, खुद बताओ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्योंकि हमें ये एक्ट बनाना था, तो ये बिल तो पास करना था हमें, कहां पे पास होगा? पार्लियामेंट में पास होगा। ये बिल, ये एक्ट खुद कहता है कि भाई हम सरकारी लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो सरकारी पैसा है, सरकारी डिपार्टमेंट का कागज पत्तर है, वो कहां गया, क्या हुआ, ठीक है। इसीलिए बच्चों आरटीआई एक्ट को पास करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि पॉलिटिशियंस खुद खुद को आरटीआई के एम्बिट में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि अल्टीमेटली बच्चों आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रोटेस्ट हमारा आरटीआई एक्ट 2005 में पास हो गया, ठीक है। सो अक्टूबर 2025 बच्चों मार्क करता है 20th एनिवर्सरी ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। दिस एक्ट बिकेम ऑपरेशनल ऑन 12th October 2005, ठीक है। सो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई आ जाता है। दिस लैंडमार्क लॉ वाज ओरिजिनली इनेक्टेड एज अ की मैकेनिज्म फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट एंड इंश्योरिंग गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी। मैंने तुम्हें क्या बताया था? 5-6 बढ़िया बढ़िया शब्द हैं हमारी सरकार के पास, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये सब वो हर जगह चिपका देता है, ठीक है। तो आरटीआई का भी पर्पज ये था कि हम सिटीजन्स को एम्पावर करें। एम्पावर कैसे करें? बाय गिविंग देम द राइट टू क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट, ठीक है। तो भैया जब तक आप सवाल नहीं पूछ सकते हो तब तक आपकी क्या एम्पावरमेंट, क्या ही है, फिर तो आपसे कोई कुछ भी कहेगा आपको बिलीव ही करना पड़ेगा, आप तो क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं सकते, ठीक है। सो आरटीआई एक्ट के बारे में तो देख लेते हैं, हमें पता है। ये मैं तुम्हें इसीलिए बताना चाहती थी कि जो इनेक्टमेंट हुआ था
इसको आई होप अब सब समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों इनैक्ट कब हुआ था, कौन सी डेट को इनैक्ट हुआ था? 1949। लेकिन इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के अंदर बच्चों इसमें भी है, ठीक है, कि जो आरटीआई एक्ट था वो इनैक्ट तो जून में हो गया था, तालाब 15 जून को आना चाह रहा था, फिर उसके बाद 15 अक्टूबर को आया, बेचारा लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 15 जून को इनैक्ट हुआ था। बस तुम्हें बस ये याद रखना है कि इसकी इनैक्टमेंट की डेट अलग थी, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेट थी दैट इज ऑफ एनफोर्समेंट इज ऑफ अक्टूबर 12, ठीक है। इट अलाउज इंडियन सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। देखो साफ सीधी बात है बच्चों, हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी भी है। तो ऐसा नहीं है कि आरटीआई के अंडर आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी उसकी इनकम मांगते रहोगे, वो बिल्कुल लायबल नहीं है तुम्हें आंसर देने के लिए। लेकिन तुम अगर एक इंडियन सिटीजन हो तो तुम एक पब्लिक अथॉरिटी से, सरकारी ऑफिसर से, सरकारी बाबू से, सरकारी कर्मचारी से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। अब देखो पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द एक्ट देखो क्या क्या है, सबको दिख रहा है ना, थोड़ा मैक्सिमाइज कर देती हूँ, रुको। अथॉरिटी का मतलब इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ। किसको हम पब्लिक अथॉरिटी मानते हैं बच्चों? या तो वो पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल बच्चों इलेक्शन कमीशन, कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन, कौन बताएगा आर्टिकल? 324। तो क्योंकि बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इस अथॉरिटी के बारे में मेंशन करता है, तो वो सामने से ही पब्लिक अथॉरिटी बन गई, बात खत्म, ठीक है। या फिर कोई एक्ट, कोई पार्लियामेंट का एक्ट किसी अथॉरिटी को बनाता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एग्जाम्पल है बच्चों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है ना हमारा, उसके थ्रू ही एनजीटी बनाया गया था। तो कोई भी चीज, कोई ऐसी अथॉरिटी, या तो उसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली हुआ हो, या किसी भी एक लॉ के अंडर उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई हो, उसको हम पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे। बॉडीज में कौन कौन है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नोटिफिकेशन और ऑर्डर इशूड बाय, ये तुम्हें जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूशन ओन्ड और कंट्रोल सब्सटेंशियल, हाँ अच्छा। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है बच्चों, उसको हमें आरटीआई के एम्बिट में लाना है, तो वो कैसा होना चाहिए? या तो उसकी ओनरशिप सरकारी होनी चाहिए, या फिर उसकी कंट्रोल, और या फिर सब्सटैंशियली फंडिंग सरकार की होनी चाहिए। याद है बच्चों जब मैंने तुम्हें बताया था 50% प्लस वन। अगर इतनी ज्यादा फंडिंग अगर सरकार से आ रही है तो वो सरकारी कंपनी ही मानी जाती है, ठीक है। एंड अगर हम प्राइवेट बॉडीज की बात करें तो इंक्लूड्स रिकॉर्ड सबमिटेड बाय अ प्राइवेट बॉडी टू द गवर्नमेंट। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, देखो मैं तुम्हें बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ बच्चों। कई बार तुमने देखा होगा कि सरकार जो है वो किन्हीं प्राइवेट बॉडीज की भी हेल्प लेती है किसी जगह का सर्वे करवाने के लिए। हो सकता है ना भाई कोई एक्सपर्ट कमेटी कहीं की भी बैठी हुई हो, ठीक है, कोई एक रिसर्च, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, याद है बच्चों वो क्या है? प्राइवेट थिंक टैंक था ना। किसके लिए था बच्चों? ओआरएफ कहाँ पे था? मैम जो राइसीना डायलॉग्स करवाता है, ठीक है, शाबाश। तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि कई बार सरकार जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज का भी इस्तेमाल करती है टू गेट सम डेटा एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो लेट्स से बच्चों की किसी सरकार ने किसी एक्स प्राइवेट कंपनी से कोई डेटा कलेक्ट करवाया, उसने अपनी रिपोर्ट एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सबमिट करी। तो भले ही ये रिपोर्ट बनाई एक प्राइवेट कंपनी ने थी, बट क्योंकि वो सबमिट की गई है एक ऑफिशियल सरकारी ऑफिस को, तो वो भी आरटीआई के एम्बिट में आ जाती है। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि सरकार ने आपसे वो काम करवाया ना, तो हम आपसे वो डिटेल मांग सकते हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका होगा? सिट, देखो ये मुझे लगता है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आरटीआई किसका राइट होता होगा भाई? सिटीजन का ही होगा ना। कोई फॉरेनर आके हमारी सरकार से थोड़ी सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है। देन बच्चों ये हम आगे हम देखेंगे भी टाइमली रिस्पॉन्स। बच्चों जो पीआईओ, याद है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं हर सरकारी ऑफिस में। अगर आप अपनी आरटीआई को सबमिट करते हो किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, तो वो विद इन 30 डेज आपका जवाब दे देगा। और अगर बच्चों वो लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड मैटर था, तो वो कितने टाइम में आपका जवाब दे देगा? 48 आवर्स। क्योंकि वो तो ये नहीं कह सकता बैठो भी आराम से, मुझे मालूम है तुम्हें थोड़ी मौत सी आ रही है, लेकिन चिंता मत करो, अभी मेरे पास तो 30 दिन का टाइम है। ऐसा नहीं है भाई। कोई अगर अर्जेंट मैटर है, कोई लाइफ एंड डेथ के रिलेटेड मैटर है, तो उसमें 48 आवर्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेटा। कोई एक बंदा है, कोई एक्स प्रिजनर है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जिसको कल डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि भाई इस फलाने ढिमकाने डिपार्टमेंट के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर वो प्रेस में रिलीज हो गया तो ये डेथ पेनल्टी उसको नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ रहे हो बच्चों? कि भाई किसी और का ही नाम था उस एक्चुअल स्कैम में, और अब मैं उस डिपार्टमेंट से कह रही हूँ भाई मुझे उस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो 30 दिन में दूंगा भाई इन्फॉर्मेशन। तब तक उसे फांसी हो जाएगी, तो उसको तू वापस लेके आएगा भाई? नहीं ना। तो इसीलिए लाइफ एंड डेथ का अगर सीरियस मैटर होता है तो विद इन 48 आवर्स उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्पोज करना होता है, ठीक है। राइट टू अपील बच्चों फॉर बोथ द एप्लीकेंट एंड द पीआईओ होता है राइट टू अपील। और आप अपील में किसके पास जाते हो? एसआईसी यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। और अगर वहां पे भी कंप्लेंट है तो आप कहां पे जाओगे? CIC, जो एक हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हुआ करता था, ये, ठीक है।
अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील में जाओगे। पब्लिक अथॉरिटीज हैव टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन। देन द सिक्योरिटी रिलेटेड, हाँ ये मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, याद है सेक्शन 8। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सरकार की या हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी या उसकी नेशनल डिफेंस या इन सब से रिलेटेड है तो उसके लिए मना किया जा सकता है। गेटिंग, वो सेक्शन 8 के एम्बिट में आती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको आरटीआई दे दिया तो आप सरकार के सारे खुफिया एजेंट्स के बारे में या उनके सारे ऑपरेशंस के बारे में भी पता लगा सकते हो। सरकार विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। ओके, तो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स, ट्रेड सीक्रेट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कैबिनेट प्रोसीडिंग्स में अंदर क्या हुआ जरूरी नहीं है वो आपको कोई बताए, वो सेक्शन 8 के एग्जाम्पशन में आती हैं बच्चों। ठीक है, बाकी टू सेफगार्ड दोज हु एक्सपोज करप्शन, इनको बच्चों विसल ब्लोअर पॉलिसी कहते हैं। विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ पे गार्ड अंकल लोग रात में घूमते रहते हैं तो वो लाठी बजाते हैं, सीटियां नहीं बजाते रहते, जागते रहो जागते रहो। ठीक है, विसल ब्लोअर्स उनको कहा जाता है बच्चों जो लोगों का अटेंशन किसी भी स्कैम की तरफ लेके आते हैं। तो कई सारे बच्चों ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं जो उनका मामला नहीं है डायरेक्ट, बट क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई स्कैम हो सकता है तो वो उस आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ऐसे लोग मीडिया और गंदे लोगों की तो नजर में आ ही जाते हैं कि ये साला इसको बहुत खुजली है, ये आरटीआई फाइल करेगा। तो कई बार बच्चों ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट को लोग मरवा भी देते हैं। ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी विसल इनको विसल ब्लोअर्स कहता है, जो सीटी बजा के असली में सीटी नहीं बजाने लगते हैं ऑफिस के बाहर खड़े होकर, मैं तुम समझ रहे हो कि दे ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स एनी ऑनगोइंग स्कैम। ठीक है, तो इनकी भी प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे होती है। और बाकी बच्चों हमारे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं वो कैसे कैसे हैं, हर स्टेट का अपना अपना स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है और सेंटर का अपना एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है। आई थिंक इसने पूरे को समराइज कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैं एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है बच्चों। जो आरटीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, जरा कौन बताएगा बच्चों मुझे कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर है आरटीआई? जरा बताना। 19 आर्टिकल 19 आर्टिकल 1 ठीक है, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया बच्चों आर्टिकल 19 जो है ना वो पूरा का पूरा फ्रीडम के ऊपर है। लेकिन उसमें जो 19(1)(a) है वो किसके लिए है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस करा है बच्चों, तुम्हें याद है ना कि भाई अगर मुझे कुछ बोलना है मैं तभी बोलूंगी ना जब मुझे कोई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ाने आ रही हूं तो मैं तभी ना पढ़ा पा रही हूँ जब मुझे कुछ तो आता होगा, तुमसे थोड़ा ज्यादा ही आता होगा शायद, ये कुछ तो आता होगा। विच मीन्स बच्चों इंफॉर्मेशन इज अ प्री कंडीशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है कि नहीं? जब आपको पता होगा तब तो आपको सवाल करोगे, तब तो आप कुछ बोलोगे। ठीक है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की जो दिमाग था उनके हुई हमने फॉलो करते हुए 2005 में जब हम आरटीआई एक्ट को लाए हैं हमने उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल ऐड ही नहीं किया। हमने कहा कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) के एम्बिट में ही हम आरटीआई को भी ऐड करते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन होगी तो ही लोग स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण हैज रूल्ड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और उसी के अंडर बच्चों हमने ऐड कर दिया है आरटीआई को। आई थिंक ये सबके समझ में आ जाएगा, किसको इसमें दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता ही दिया था बच्चों कि आरटीआई इतनी आसानी से आया नहीं था। पार्लियामेंट के जो हमारे महान नेता थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे सर के ऊपर तलवार लटके। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चले बच्चों, कहाँ पे? राजस्थान में ड्यूरिंग 1990s में। ये बता रही हूँ तब जाके कहीं 2005 में ये आरटीआई आया है। ठीक है, जिसमें एक ही इंस्टीट्यूशन था, इसका काफी बड़ा रोल था बच्चों, विच वाज द MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, इन्होंने राजस्थान में बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किए थे टू ब्रिंग इन दी आरटीआई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ मत लेना कोई मुझसे, क्या हो सकता है आरटीआई का ऑब्जेक्टिव, क्या होगा? मुझसे सवाल पूछोगे? ये तो हो नहीं सकता। उससे तो तुम बिना आरटीआई के तरह सवाल पूछ लेते हो कि तुम्हें भैया आरटीआई दे दी, तो तुम दिमाग ही खराब कर दोगे पूरी तरीके से। सिर्फ ये है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं हम उनसे जो है क्वेश्चन आंसर पूछ सकें और उनको हम अकाउंटेबल कर सकें, कि ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए का फंड आया तो आप अपने घर बनवा लोगे उससे। हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने उस 1 करोड़ फंड को पब्लिक खर्चे में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हमारी पावर है आरटीआई के थ्रू। ये आ गया हमारा बंदा। ठीक है, फर्स्ट आरटीआई बच्चों फाइल हुई थी 2005 में, आते ही फाइल हो गई थी बाय शाहिद रजा बरनी इन पुणे। मैंने उस दिन सर्च भी किया था कि किस चीज के लिए इसने आरटीआई फाइल करी थी और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल रहा है, किसी तो अपॉइंटमेंट के काम में या पुलिस स्टेशन की किसी चीज में, कहाँ पे इसने फाइल करी थी करके, बट तुम इतना ही याद रख लो बहुत है। पहली आरटीआई 2005 में ही फाइल हो गई थी, शाहिद रजा बर्नी इन पुणे। मैंने याद करने का तरीका बताया था, बर्निंग से याद कर लो कि इसको बहुत कहते हैं, कि इसको बहुत आ गए। जैसे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं बच्चों, हर पर्टिकुलर ऑफिस में, और कई कई बार बच्चों अगर मिलते जुलते ऑफिस होते हैं तो उनमें कौन होते हैं? पीआईओज। ठीक है, इसका मतलब सबसे लोअर लेवल पे, यानी कि जनता के सबसे करीब कौन है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आई बात समझ में? एक ऑफ मतलब हर सरकारी ऑफिस में अलग अलग बहुत सारे पीआईओज मतलब हो सकते हैं, पीआईओ, यानी कि मल्टीपल पीआईओज होते हैं बच्चों, जिनके ऊपर
एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हर अपनी अपनी स्टेट में अपना अपना SIC होगा। ठीक है, तमिलनाडु का अपना SIC होगा, उत्तराखंड का अपना SIC होगा, राजस्थान का अपना SIC होगा, लेकिन सबके ऊपर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन सा है, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आई बात समझ में? बहुत ही आसान सा है कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं हर पब्लिक अथॉरिटी में टू हैंडल द रिक्वेस्ट। सो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं एज एन इंडियन सिटीजन अगर मैं अपनी एक RTI फाइल करना चाहती हूं तो मैं किसको फाइल करूंगी, CIC को फाइल करूंगी, SIC को, या PIO को दूंगी? PIO क्योंकि बच्चों जो SIC और CIC हैं सिर्फ एपिलेट बॉडीज हैं, तुम समझे, इनमें आप सिर्फ अपील में जा सकते हो। ये हायरार्की हमारे कोर्ट्स की तरह नहीं है बेटा कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे सिर्फ अगर आप अग्रीव्ड हो, आपका बात सॉल्व नहीं हुआ है, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी नहीं हुई है, आप अपील लेके जा सकते हो SIC में, या फिर उससे भी नहीं हुई है तो आप CIC में जाओगे। अंडरस्टूड? लेकिन जनता के लिए टच पॉइंट कौन है, PIO। आई बात समझ में? अगर हमें एज ए नॉर्मल जनता जाना है तो हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाएंगे। साफ सीधी बात है भाई, वो हमारे बाजू वाले ऑफिस में बैठा हुआ है, मैं क्यों जाके देहरादून जाके SIC में किसी से बात करूंगी, है कि नहीं, जब वो बंदा यहाँ पे बैठा ही हुआ है करके। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि खुद ये बात समझो कि अगर मैं SIC में CIC में अपील लेके जा रही हूं, अपील वही बंदा लेके जाएगा ना जो लोअर बॉडी से या लोअर PIO से हैप्पी नहीं है, क्योंकि भाई अगर वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको क्या ज्यादा खुजली लगी है कि वो SIC के पास भी जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई। ठीक है, जब आप किसी के पास अपील में जा रहे हो इसका मतलब यू आर सीकिंग सम काइंड ऑफ जस्टिस, यस और नो, कि भाई इन्होंने हमारी बात ठीक से सुनी नहीं है, आप हमारी बात सुनिए। तो जब बच्चों कोई भी अथॉरिटी ऐसी पोजीशन पे आप उसे रख देते हो कि वो डिसाइसिव बन जाती है, वो डिसीजन ले सकती है, वो किस तरह का कैरेक्टर डेवलप कर लेती है, क्वासी जुडिशियल कैरेक्टर। इट इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, ये कोर्ट नहीं है बच्चों, लेकिन इस पे कुछ पावर्स कोर्ट से मिलती जुलती हैं। अब आई बात समझ में? इसलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब यही तो समझा रही हूं। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी बॉडी जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स तो हैं जो जुडिशरी से मिलती जुलती हैं। जैसे भाई अगर कोई अपील में गया तो वो डिसीजन लेगा ना उस अपील का, तो ऐसे ही जुडिशरी भी करता है। लेकिन क्या इसके पास सारी पावर्स वैसी हैं जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की है? बिल्कुल नहीं। मैम लाइक ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल, लाइक ट्रिब्यूनल्स आर ऑल्सो लाइक NGT, ये सब क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। इनके पास जुडिशरी से मिलती जुलती पावर्स होती हैं, बट नॉट एज एज एग्जैक्टली एज अ जुडिशरी। गॉट इट? ये होती है अच्छा, कौन मुझे बताएगा बच्चों, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यस और नो? Yes. पावर्स डिवाइडेड federal. सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, लेकिन बच्चों हम बोलते हैं इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी पावर किसकी तरफ चली जाती है, स्ट्रॉन्ग President. सेंटर की तरफ, Central. सेंटर। इसीलिए बच्चों इंडिया को भी हम कहते हैं कि फेडरल तो है लेकिन पूरा भी फेडरल नहीं है। अगर एग्जैक्टली फेडरल होना तो बिल्कुल 50-50% पावर डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है। तो इंडिया में उसके पास क्वालिटीज है फेडरल वाली, लेकिन कुछ क्वालिटीज यूनिटरी भी हैं, तो इसलिए वो क्वासी फेडरल है। अब क्वासी वर्ड का मीनिंग समझ में आया? ऐसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्या थे, जहां पे दोनों पार्टीज ने खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, कोर्ट ने खुद कहा कि अरे यार क्यों लड़ाई भिड़ाई कर रहे हो, तुम कर लो ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लो अपना समझौता। तो कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा दी, जबकि आमतौर पे क्या होता था, एक ऑफर होता था, एक्सेप्टेंस होता था, यही होता था ना कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई ऐसी चीज जिसके पीछे भी क्वासी वर्ड लग जाता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता होता है लेकिन नॉट कंप्लीटली दैट। आई बात समझ में? तो क्वासी अगर कोई कुछ भी लगा रहा है, तो जैसे कोई कहे आई एम अ क्वासी ऑनेस्ट पर्सन, मतलब हरकतें तो है ऑनेस्टी वाली लेकिन कभी कभी मैं ऑनेस्ट नहीं भी होता हूं। आई बात समझ? ये होता है क्वासी। ठीक है, ये हमारा RTI है। ठीक है, डेफिनेशंस में मैंने तुम्हें बताया बच्चों, बहुत सारी डेफिनेशंस में है। इंफॉर्मेशन का मीनिंग जो हम राइट टू इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या है, वेरी ब्रॉडली, जिसमें है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ओपिनियंस, मेमो, सैंपल्स, कुछ भी इस तरीके का है वो इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। मैंने टाइमलाइन तुम्हें बता दी है बच्चों। किसी PIO के पास अगर आप RTI की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो विद इन 30 डेज आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर आपका जो सवाल है वो किसी की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल है बच्चों, लाइफ और लिबर्टी का आर्टिकल? Article 21. ठीक है, 21. ये ऐसा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता किस टाइम पे भी, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसके साथ ही कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता, आर्टिकल 20। ठीक है, और वो कौन सा आर्टिकल है मोया जो सबसे पहले सस्पेंड हो जाता है? 19. कह रहा है मेरे तो कोई इज्जत ही नहीं है, बाय गॉड पता नहीं क्या ही बेइज्जती करा रखी है मेरी तो। ठीक है, सो वही है कि अगर कोई मैटर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो PIO उसका जवाब कितने टाइम में देगा बच्चों, विद इन 48 आवर्स देगा। ठीक है, देन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, इसका मीनिंग है, मुझे पिछली बार बच्चों ने बहुत पूछा तो मैं थोड़ा सब्र से तुम्हें समझाना चाहती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है।
सेक्शन 4 बच्चों कहता है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर ये ड्यूटी है कि वो सू मोटो यानी खुद से भी कुछ इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकती हैं। मतलब आप वेट नहीं करोगे कि सिटीजन आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगे। अगर आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए जानना जरूरी है तो आप उसे खुद भी रिलीज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टेंडर के बारे में सुना है? जैसे टेंडर की जो रिक्वेस्ट आती है अखबारों में जो आती है, ठीक है, तो लेट्स से कि हमारी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो टेंडर के लिए इनविटेशन रिलीज करी और वो अमीरुल को कंपनी को टेंडर मिल जाता है। वैसे कैसे मिलेगा पता नहीं, क्योंकि अमीरुल तो वकील बनेगा, लेकिन इंजीनियरिंग की कंपनी कैसे खोलेगा ये अमीरुल जानता है, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि वो अमीरुल की कंपनी को टेंडर मिल जाता है, तो कई बार बच्चों एनएचएआई अपने नोटिस में ये बता भी देता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इस चीज के नेशनल हाईवे को बनाने का टेंडर फलानी फलानी कंपनी को मिला है जो यहां से यहां तक अपना वो हाईवे बनाएगा। मतलब मैंने एनएचएआई से ये मांगी नहीं थी इन्फॉर्मेशन, एनएचएआई ने खुद भी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी पब्लिक के लिए वो खुद ही रिलीज कर दी। ये बात समझ में आई? इसको कहते हैं बच्चों सू मोटो, खुद से ही जो इन्फॉर्मेशन रिलीज करते। तो सरकारी डिपार्टमेंट्स ऐसा भी कर सकती हैं, ठीक है। देन बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 8। अरे म्यूट कर लो मेरे भाई, म्यूट कर लो, ठीक है। सेक्शन 8, सेक्शन 8 हमारा बच्चों देता है उन टॉपिक्स के बारे में बात करता है जिसके लिए हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर सकती हैं, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि भाई इंफॉर्मेशन हम मांगेंगे, आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है, साफ सीधी बात है, पब्लिक अथॉरिटी है, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक, ठीक है। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सेक्शन 8 बच्चों कहता है ये उस लिस्ट की या उन टॉपिक्स की बात करता है जिनको डिस्क्लोज करने से सरकार मना कर सकती है। गॉट इट? किन ग्राउंड से मना कर सकती है? इंडिया की सोवरेनिटी पे, इंटेग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, अफेक्ट रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड इंसाइट एंड ऑफेंस। फॉर एग्जांपल बच्चों, आज ही हमने पोखरान 2 के बारे में पढ़ा था, याद है? पोखरान न्यूक्लियर टेस्टिंग कौन से साल में हुई थी बच्चों? पोखरान 2 1970 याद है? कारगिल से जस्ट 1 साल पहले, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आरटीआई बोलूं बच्चों कि मुझे आपके सारे न्यूक्लियर वेपन्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके न्यूक्लियर वेपन्स की क्या क्या कैपेसिटी है, आपने कैसे कैसे उसको डेवलप किया है, कहाँ कहाँ आपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, देगी सरकार मुझे ये इन्फॉर्मेशन? क्या लगता है? मार के भगाएंगे। मार के भगाएगी सरकार, कहेगी अच्छा साला, हाँ तुमको देते हैं इन्फॉर्मेशन हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बच्चों कि आपने जो अब रफाइल की डील करी है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रफाइल को कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। ये पूछने में परेशानी नहीं है बच्चों कि आपने रफाइल पे कितना पैसा खर्च किया है, दैट्स ओके, ठीक है। पर मैं ये पूछूं कि आप कौन कौन से अपने आईएनएस को, जैसे हमारा भाई आईएनएस विक्रांत है या फिर आईएनएस अपना कावेरी है, कौन सा आपने किसको कहाँ एट दिस मोमेंट डिप्लॉय कर रखा है? सरकार नहीं देगी आपको वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इंडियन डिफेंस और इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर है। आई बात समझ में? तो उन टाइप की इंफॉर्मेशन को बच्चों किस सेक्शन ने बचा के रखा है? सेक्शन 8 ने, ठीक है। ये अपना है जो एग्जेम्प्टेड सेक्शन माना जाता है। बाकी बच्चों पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, ये मैंने तुम्हें एक बार पहले पढ़ाया था। बेसिकली इसका 8 क्लॉज 2 कहता है द एक्ट रिक्वायर्स दैट वेयर एन एग्जेम्पशन प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 1 और द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अप्लाइज। मैं अभी समझाती हूँ। एन ऑफिशियल विल स्टिल नीड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई एक एक्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, हाँ Ma'am, you mean to say that RTI does not include those informations which threats the national security. Yes, basically beta RTI can say to the public that we are not bound to disclose this information, even though you can ask for other information, but I'm not, the government is saying that we are not bound to disclose this information because if we disclose this information, the national security will be at stake. Okay, so if the information is of that kind, the government can deny giving that information to you. Got it? That is what I'm saying. Okay? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला क्या था बच्चों? जो अभी पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, देखो मैं क्या कह रही हूँ, इसको ध्यान से सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगी। कोई एक एक्स बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बच्चों। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। आमतौर पे अगर आप आरटीआई के अंडर न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंफॉर्मेशन मांगने निकलेंगे तो शायद आपको बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना भाई? क्यों नहीं मिलेगी? सेक्शन 8 की वजह से, ठीक है। क्यों भाई? हम क्यों बताएं? हम आपको थोड़ा बहुत लोकेशन थोड़ा बहुत बता सकते हैं, थोड़ा बहुत चीजें बता सकते हैं, लेकिन भाई आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों कि एक गॉड फॉरबिड एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ एक न्यूक्लियर जो गैस थी या एक न्यूक्लियर एलिमेंट था वो लीक हो जाता है, ठीक है।
अब जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो ये कहता है कि मैं इसे रोक तो सकता हूं, बट मुझे पहले इस नेचर को जानने की बहुत जरूरत है कि ये कौन सी नेचर की न्यूक्लियर गैस है। आ रही है बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया मुझे प्लीज बता दो, ठीक है, कि ये कौन सी गैस है, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है ताकि मैं इसको न्यूट्रलाइज कर सकूं। समझ में आ रहा है? इस टाइम में बच्चों, इवन दो ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 की इंफॉर्मेशन रही होगी, लेकिन जो पीआईओ है वो उसको कैलकुलेट करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को ना बता के कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। गेटिंग? बताने से कितना नुकसान होगा और ना बताने से कितना नुकसान होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट एवरीवन? अगर उसको ना बताने से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो उसको बता देगा इन द कॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आई बात समझ? ठीक है, कि आप सिर्फ बिकॉज वो सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है मतलब ये नहीं कि आप उसे हर सिचुएशन में आप उसे छुपा के रख सकते हो। अगर पब्लिक बेनिफिट एट लार्ज के लिए वो उस मोमेंट पे जरूरी है तो आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है। देन ये फालतू का है। ओवरराइडिंग ये है कि भाई सिंपली कहते हैं कि आरटीआई पहले का कोई अगर कॉलोनियल एरा का कोई ऐसा लॉ है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जहां पे लोग अपना सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि आरटीआई में भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन देना आपको पड़ेगी। 2019 में बच्चों इसमें अमेंडमेंट हुई थी वेयर इट कॉन्ट्रोवर्शियली गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू डिटरमाइन द टेन्योर, सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। पहले बच्चों क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अकॉर्डिंग ही हमारे सीआईसी और एसआईसी के जो ऑफिसर्स होते थे इनकी टेन्योर, इनकी सैलरी सब कुछ रहती थी। लेकिन 2019 में ना बच्चों थोड़ी सी छेड़छाड़ करी गई, जिसमें क्या हुआ कि हमने अपनी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप बताइए भाई कि जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है सेंट्रल या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनका टेन्योर, इनकी सैलरी कितनी रही। इससे बस एक ही प्रॉब्लम है बच्चों कि आरटीआई जो है वो थोड़ा सा किसके बाउंडेशन के अंडर आ गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया है। ठीक है, बस ये पंगा होता है। ये सबके समझ में आया? इम्पैक्ट ऑफ इम्यूनिटी, जहाँ पे बच्चों पहले इनका फिक्स टेन्योर था 5 ईयर का। ठीक है। एंड द स्टैट्यूटरी पैरिटी इन सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। बाकी ये आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, ये सब बहुत सारी चीजें थी बच्चों जो हमने इसके थ्रू ही, आरटीआई के थ्रू ही निकली हैं। ठीक है, बाकी इसके तुम्हें कोई नीड नहीं है, ये तुम देख लेना। इसमें ये मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट बच्चों। कौन सी डेट को आया था बच्चों इंडिया में आरटीआई, कब इन्फोर्स हुआ था? 12 October 2005. 2005 पहली आरटीआई किसने फाइल करी थी? शाहिद रजा बर्नी। 2005 में कर ली थी, वेयर? पुणे में। पुणे. चलो। पुणे. मैम वो डीपीडीपी क्या था वहां पे? अरे वो डीपीडीपी कुछ नहीं था यार, वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को भी इसमें हमने वो किया था इंक्लूड। ये रहा द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट था 2023, अमेंडेड सेक्शन 8(1) ऑफ आरटीआई एक्ट, एग्जेम्प्टिंग ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर विच कैन रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स इन एक्शंस। बेसिकली क्योंकि बच्चों डिजिटल पर्सनल डेटा क्या कहता है कि हम लोगों के प्राइवेसी को, उनके डेटा को भी प्रोवाइड, वो मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। ये कहते हैं ना डीपीडीपी रूल्स या फिर जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो यही कहता है। इसने इसके सेक्शन 8 क्लॉज 1 को अमेंड किया था और कहा था कि सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हमारे ऑफिसर्स की वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है। भाई अगर वो पर्सनली क्या करता है, क्या खाता है, वो थोड़ी तुम्हें बताएगा भाई, वो उसका पर्सनल डेटा है। ठीक है, तो यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट एलिजिबल टू आस्क दैट फ्रॉम हिम एंड ही इज नॉट बाउंड टू गिव दैट आंसर टू यू। ठीक है, ये था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है। हाँ, बाकी बच्चों में तुम्हें बताई चुकी हूँ, एक हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुआ करता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी चीजों को सीक्रेट रख सकते हैं, अपने ऑफिशियल डेटा को सीक्रेट रख सकते हैं। ये एक्चुअल में आरटीआई के अगेंस्ट जाता था, है ना, क्योंकि भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो आप सीक्रेट होल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए इसने भी ये कहा बच्चों कि आरटीआई अगर इससे क्लैश करेगा ना तो आरटीआई ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, आई विल टेक द क्वेश्चंस, गिव मी अ मोमेंट एवरीवन। ठीक है, इसमें बच्चों एक हमारा रिसेंटली एक केस है, अंजलि भारद्वाज, प्लीज म्यूट कर लो बच्चों खुद को। अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पेंडिंग इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अ 2-judge बेंच ऑफ द एपेक्स कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, जो अब क्या बन गए बच्चों हमारे? कौन से नंबर सीजे बन गए? 53rd CJI of India. Including Justice Joy Mallya Bagchi was hearing a petition filed by Anjali Bhardwaj. इस plea में was there on the prolonged failure of the union government and several states to appoint information commissioners. हो क्या रहा था बच्चों, जैसे अभी डेप्यूटी स्पीकर की भी वो थी ना, वेकेंट थी सीट, ऐसे ही बच्चों कई सारे स्टेट्स में भी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना, इनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई है। तो सोचो बच्चों, अगर मैं अपील में जाऊंगी भी, वहां पे कोई बैठा ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए, है ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। बस इसी के ऊपर ये टॉपिक था। जून 2025, म्यूट कर लो भैया, खुद को म्यूट कर लो भाइयों। ठीक है,
जून 2025 में बच्चों क्या हुआ है, हमने 50 इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट करी है। इंडिया में बच्चों 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। कौन बताएगा इमरजेंसी के कौन से 3 टाइप्स है इंडिया में? National, financial, हमारी दूसरी कौन सी? प्रेसिडेंट्स रूल। तीसरी हमारी फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल बच्चों क्या है? आर्टिकल 352। 350, स्कोर क्या है? 350 360, यार तभी अच्छे से कर पाओगे जब 352 याद रहेगा। पता चला कि शुरू ही 350 से किया है। अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कौन बोल रहा था इतना भाई, इतनी देर तक कौन बोल रहा था भाई? ठीक है, अब म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। देखो बस 352 याद रखना बच्चों, नेशनल इमरजेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाय द वे बच्चों, इस बार प्रेसिडेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे। जब मैंने बताया ना मैं तुम्हें लीगल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल आया है, इंडिया में बहुत बार बहुत जगह प्रेसिडेंट रूल आया है, लेकिन इस बार फिर से वो न्यूज में था तो हम एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी बच्चों होती क्या है? सिंपली आम सीधी भाषा में समझ लो, मैंने तुम्हें बहुत बार पढ़ा दिया है, मैं एक बार बता देती हूं। जब भी बच्चों कोई ऐसी सिचुएशन होती है देश में, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिखे, ठीक है, वो सिचुएशन होती है एक नेशनल इमरजेंसी की। एक की पॉइंट में तुम्हें बता देती हूं जहां बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं बट तुम नहीं करोगे। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए बच्चों जरूरी नहीं है कि इंडिया के इस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने में हर कोने में इमरजेंसी की सिचुएशन होनी चाहिए। इट कैन बी ईदर इन द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी और इवन अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। आई बात समझ बच्चों? जैसे कि देखो, अगर सिर्फ मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे तो आप आराम से प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो भाई, क्योंकि वो मणिपुर की प्रॉब्लम आजू बाजू के स्टेट्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों फॉर एग्जाम्पल पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में अगर प्रॉब्लम चल रही है, गॉड फॉरबिड, ठीक है, तो वहां पे आप क्या हर स्टेट की अलग अलग इमरजेंसी लगाओगे, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाओगे? आप एक नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करोगे। आई बात समझ? तो नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता है बच्चों की पूरे के पूरे देश में लिटरली इमरजेंसी की सिचुएशन है, बट देश के कोई भी एक हिस्से में, एक टेरिटरी में, सिग्निफिकेंट एरिया में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो नेशनल इमरजेंसी आप तब भी प्रोक्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 352 कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 ही ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। कौन कौन से वो 3 ग्राउंड्स है बच्चों? अगर वॉर हो रही है तो उस हिसाब से बताओ बच्चों, इंडिया कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगा चुका होगा, क्या लगता है? 2 times. 2 times. हाँ एक्चुअली बच्चों 2 टाइम्स लगी है, क्योंकि जो 1962 और 1965 वाली वॉर थी ना, उसको कंटिन्यूड इमरजेंसी लगा दिया था बच्चों, मतलब क्योंकि इसमें अलग से लगातार कितनी लंबी इमरजेंसी हो गई थी यार, 3 साल 4 साल में, ठीक है, हमें हटाने का ही टाइम नहीं मिला था और दूसरी वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद बच्चों 1971, ठीक है, और फिर हमारी 1975। तो अब तक इंडिया में तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। तो पहला ग्राउंड कौन सा है बच्चों? दैट इज ऑफ वॉर, ठीक है। दूसरा ग्राउंड क्या है बच्चों? एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब अगर इंडिया पे कोई भी बाहर से अटैक होता है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, गलवान वैली वाला इशू याद है? मैंने चाइना का तुम्हें बताया था, जब एलएसी को क्रॉस करके चाइना अंदर आ गया था इंडिया में, ठीक है। हाँ, हमने उसे इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं करी थी, बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन। आया समझ में? कि जब इंडिया ने कुछ नहीं किया, देखो वॉर में और एक्सटर्नल अग्रेशन का डिफरेंस यही है बच्चों। वॉर में वी आर डिक्लेयर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और कौन डिक्लेयर करता है ये? प्रेसिडेंट। माना तुम बीजेपी भक्त हो सकते हो भैया, ठीक है, मोदी जी नहीं है। कौन करता है? प्रेसिडेंट, क्योंकि बच्चों प्रेसिडेंट इज द कमांडर ऑफ वॉर एंड पीस, प्रेसिडेंट इज द कमांडर ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वॉर का मतलब बच्चों होता है जब इंडिया ने लिटरली ये डिक्लेयर किया है दैट इंडिया इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद लेट्स से पाकिस्तान, चाइना, फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। एक्सटर्नल अग्रेशन ग्राउंड नंबर 2 वो तब है जब इंडिया के ऊपर बाहर की किसी पावर ने अटैक किया हुआ है तो। और तीसरा है बच्चों आर्म्ड रिबेलियन। सबसे खास यही है बच्चों, क्योंकि जब हमने 1962, 1965 और 1971 वाली टाइम की जो इमरजेंसी थी ना बच्चों, इस टाइम पे तुम्हें क्या लगता है हमने कौन सा ग्राउंड यूज किया होगा इस टाइम पे? ऑब्वियसली वॉर, ठीक है। एक्सटर्नल अग्रेशन की नीड ही नहीं थी बच्चों, इंडिया हैड गॉन इन द स्टेट ऑफ वॉर, इट वाज अ डिक्लेयर्ड वॉर, तो इट वाज वॉर, ठीक है। लेकिन जो 1975 वाली इमरजेंसी थी बच्चों, उसने कौन सा ग्राउंड यूज किया था? इंटरनल इट वाज नॉट आर्म्ड रिबेलियन, क्योंकि बच्चों आर्म्ड रिबेलियन तो बाद में हमने 44th अमेंडमेंट से ऐड किया है। इससे पहले पता है इसकी जगह क्या वर्ड लिखा हुआ था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या है इंटरनल डिस्टर्बेंस? कितना सब्जेक्टिव है भाई। मतलब अगर इंदिरा गांधी का मन नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत ही खराब मामला चल रहा है, कुछ भी यार मन नहीं लग रहा सरकार में, वो भी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है। मतलब इट इज वे टू सब्जेक्टिव, इजंट इट? इसीलिए इस ग्राउंड को ही बच्चों मिसयूज किया गया था टू प्रोक्लेम 1975 वाली इमरजेंसी। गॉट इट?
इसीलिए इस इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जब हमने 44th अमेंडमेंट हमारा आया 1978 का, उसमें कहा गया कि भाई देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही अजीब सा वर्ड है, इसको तो कोई भी अपनी तरीके से तरोड़ मरोड़ के मिसयूज कर सकता है। इसको हम चेंज करके वर्ड लेके आएंगे, कौन सा? आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब आर्म्ड रिबेलियन बच्चों वो होता है जहां पे आपके लोग आपस में ही आर्म्स को यूज करके, आर्म्स हाथ नहीं, आर्म्स मतलब क्या? बंदूकें या फिर कोई भी ammunition, हथियार। कोई भी हथियार Weapons. यूज कर रहे हैं तो ठीक है, हाथापाई करने लग गए दो लोग तो आर्म्ड रिबेलियन नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे लोग आपस में ही आर्मरी का यूज या फिर एम्यूनिशन का, बंदूकों का या कुछ भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगे, हथियारों का, उसको कहा जाता है बच्चों आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो मैम अब जरा मुझे बताओ। हाँ मैम हिंदी में इसे शस्त्र विद्रोह बोलते हैं ना? अरे भाई, मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर है यार, मुझे तो अब लग रहा है शस्त्र ही होगा कुछ। क्या है शस्त्र? शस्त्र विद्रोह। शस्त्र लिखते भी यही कैसे? होगा मैम सर। शस्त्र सही होता है, मैंने ऐसे होता है क्या? रिबेलियन यानी शस्त्र आर्म। विद्रोह, ये होगा ना शस्त्र विद्रोह। हाय हाय यार, मुझे तो जन्म हो गए भाई, मेरी हिंदी बहुत खराब है यार। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी है बच्चों, जरा बताओ जरा। आर्टिकल 52 में कौन कौन से 3 ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी के? अब लेटेस्ट बता रहा हूँ। और external aggression and rebellion. एक्सटर्नल अग्रेशन और तीसरा आर्म रिबेलियन। रिबेलियन। आर्म रिबेलियन की जगह पहले कौन सा वर्ड था? Internal disturbance. जिसको कौन से अमेंडमेंट में चेंज करके आर्म 44th रिबेलियन कर दिया था? 1978. तो क्या बोलते हो, समझ में तो आता नहीं है बस, लेकिन मुझे पता है कि तुम आंसर ठीक दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे ग्राउंड्स हैं। अब तक बच्चों कितनी बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? 1962 से 65 वाली वॉर के टाइम, एक थी हमारी 1971 हमारी 1975। इन दोनों टाइम पे बच्चों कौन सा ग्राउंड यूज हुआ था? वॉर का ग्राउंड हुआ था। 1975 में ये वाला यूज हुआ था, उसके बाद में आ गया सबके समझ में? बड़ा इजी सा है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों 1950 क्या बोला था उसने? इंक्लूडेड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ ग्राउंड। ठीक है, 38th अमेंडमेंट होता है बच्चों 1975 इमरजेंसी के टाइम पे ही, विच मेड प्रेसिडेंट्स डिसीजन फाइनल एंड नॉन रिव्यूएबल। ठीक है, क्योंकि भैया इस टाइम पे तो हम वही करना चाह रहे थे जो भी इमरजेंसी लगाने के फेवर वाला काम हो। ठीक है, फिर आता है बच्चों द सेवियर 44th अमेंडमेंट, जिसने रिप्लेस किया इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे? आर्म्ड रिबेलियन से। और इसी में कहा कि हमने जुडिशियल रिव्यू हमारे प्रेसिडेंट के डिसीजन का रिस्टोर किया। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि 30th अमेंडमेंट ने कह दिया था कि अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू में, क्योंकि फिर तो परेशानी हो जाती है ना हमारी सरकार को। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने बच्चों जान में जान डाली कि देखो ऐसा है, पहली बात तो इंटरनल डिस्टर्बेंस अब कुछ नहीं है, आर्म्ड रिबेलियन जरूरी है, और दूसरा अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर भी रहा है इमरजेंसी को तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट सुहानी, लेट मी कंप्लीट अ लिटिल बिट एंड देन आई विल आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी बच्चों इसमें वही सब चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये एक बढ़िया सा इन्फोग्राफिक है, तुम्हें इससे पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैंने ये सारी चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, तुम यहाँ से भी देख सकते हो। तो बच्चों, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में कौन प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी? हु? लेकिन प्रेसिडेंट के पापा जी का रूल चल रहा है हमारे देश में कि वो खुद ही प्रोक्लेम कर देगा, या कुछ और लोग भी जिनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रोक्लेम तो करता है प्रेसिडेंट, लेकिन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे, मस्ट बी मेड इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट, नॉट जस्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो बच्चों, कैबिनेट का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन हमें साथ में पूरे कैबिनेट का, यानी जो इनर कोर ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उसका भी हमें अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, एंटिसिपेटरी डिक्लेरेशन देखो क्या होता है, कैन बी प्रोक्लेम्ड इवन बिफोर द वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन अकर्स। ये बात समझ में आई बच्चों? मतलब 1962 में हम जरूरी नहीं है कि हमने वॉर होने का वेट किया होगा इमरजेंसी लगाने के लिए, सिचुएशन बनती हुई दिखती है ना बेटा, उस टाइम पे भी आप एंटिसिपेशन में भी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, सही बात है ना, आप इंतजार थोड़ी करोगे कि भाई जब चीजें सब हाथ से निकल जाए तब हम इमरजेंसी लगाएंगे। सिचुएशन को आप भापोगे और तभी आप इमरजेंसी पहले भी प्रोक्लेम कर सकते हो। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 30 डेज, यानी कि 1 मंथ। 1 मंथ इसलिए नहीं बोलते हैं बच्चों क्योंकि उसमें 31 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है? 30 डेज का टाइम होता है। ठीक है, सो ये हम कह रहे हैं कि भाई अगर प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर रहा है और रिटन रिकमेंडेशन दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, उसका कैबिनेट भी, फिर भी दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इसको पास करेंगे, इस मोशन को। और किस टाइप की मेजोरिटी से पास करेंगे बच्चों?
Special majority. क्यों? क्योंकि वी हैव, आप हलवा नहीं बना रहे हो, ठीक है, इमरजेंसी लगा रहे हो। तो स्पेशल मेजोरिटी होती है बच्चों जहां पे टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बता चुकी हूँ। ना समझ में आए मत समझो, ये वही एक चीज है जो मैं तुमसे कहूंगी प्लीज मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, मैंने बहुत बार पहले समझाई भी है, बट आज सिर्फ इतना याद कर लेना कि स्पेशल मेजोरिटी से हमें इस चीज को ओके करवाना होता है। दोनों हाउस में हमें स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और इसका मतलब होता है बच्चों टोटल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 वोट्स ऑफ द पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट डे। ठीक है, ये होता है। ड्यूरेशन, ये मैंने तुम्हें पहले बताइए बच्चों कि 6 मंथ्स जो है वो एक बार की इमरजेंसी का ड्यूरेशन होता है। और बच्चों हम कितनी बार इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड है। और स्टेट इमरजेंसी का बच्चों क्या याद है? 3 years। शाबाश। इसका मतलब ये है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेशनल इमरजेंसी 1 जनवरी 2026 को लग रही है, गॉड फॉरबिड, मैं जब बोलती हूँ ना सच बहुत हो जाती है बातें, ठीक है ना, 1 जनवरी 2026 को अगर लग रही है इमरजेंसी, एक बार के लिए वो इमरजेंसी कब तक लगाई जा सकती है? प्लस 1 जून हाँ, इसका मतलब 1 जून 2026। उसके बाद आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी आप एक्सटेंड कितने के लिए करोगे? अगेन नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि कितना हो गया? 6 months। लगाना जितना भी है, 1 जनवरी शायद फिर से आ जाएगा। गेटिंग? इसका मतलब एक बार में इमरजेंसी 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, ऐसे आप उसे एक्सटेंड तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज इमरजेंसी लगा दी तो अगले 20 साल तक इमरजेंसी लगा दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक बार में बच्चों इमरजेंसी की ड्यूरेशन क्या होती है? 6 मंथ्स होती है, और आप इसको कितनी भी बार इनडेफिनेटली आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हो, हर 6 महीने में। समझ में आई सबको बात बच्चों? हाँ मैम, during the extending, the majority majority will be special or या simple? ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑल्सो इट विल बी स्पेशल ओनली बेटा, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग। 3 years क्यों लिखा है? क्या बेटा? आपने वहां पे 3 years क्यों लिखा है? 3 years मैंने स्टेट इमरजेंसी के लिए लिखा है कि अगर स्टेट इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है ना बेटा, ये इसके लिए नहीं है, ये स्टेट इमरजेंसी है। तो जो प्रेजेंट रूल नहीं लगता हमारा, उसमें उसमें जो ये एक्सटेंशन होता है ना, वो भी 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन उसमें एक्सटेंशन की पीरियड होती है टिल 3 years। क्योंकि भाई एक स्टेट में ही तो इमरजेंसी हुई है ना, आप 3 years में भी अगर चीजों को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे तो कद्दू क्या प्रेजेंट रूल चला रहे हैं वहां पे आप? गेटिंग? नेशनल इमरजेंसी भाई थोड़ी ज्यादा बड़ी बात होती है ना, कि पूरा नेशन ही इमरजेंसी में आया हुआ है अगर आपका, तो आई बात समझ? ठीक है, 3 years का टाइम पीरियड इज द लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर आर प्रेसिडेंट रूल। उससे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता एक बार में। 6 महीने करके सिर्फ आप 6 बार कर सकते हो 3 साल तक। ठीक है, नाउ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, बच्चों रिवोक कैसे कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एट एनी टाइम विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। आई थिंक बहुत ही वैलिड सी बात है बच्चों। देखो, इमरजेंसी लगाना बड़ा डिसीजन है, हटाना उतना बड़ा डिसीजन नहीं है। गेटिंग? वो तो आपको जब सिचुएशन ठीक लगे आप हटा दो इमरजेंसी को। तो इमरजेंसी को लगाने के लिए हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए। लेकिन रिमूवल में प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से भी उसको जब चाहे रिमूव कर सकता है। ठीक है, और लोकसभा वो भी इमरजेंसी को हटा सकती है इफ 1/10 of the members request a session within 14 days and a simple majority votes against it। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि वैसे आमतौर पे प्रेसिडेंट ही उसे रिवोक करता है, लेकिन लोकसभा भी कर सकती है अगर 1/10 लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई ठीक है हमें इसको हटा देना है कुछ भी, और उसमें एक सिंपल मेजोरिटी जो है वो उसके लिए वोट कर देती है। तो अगेंस्ट इट क्या है, अगर सिंपल मेजोरिटी उसके लिए आ जाती है तो। ठीक है, देन बच्चों हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस ये मैं तुम्हें बताई चुकी हूँ। 1962 से 1968 एक्चुअली जो वॉर इंडिया की चली है, ठीक है, यहाँ पे। देन 1971 से 1977 का टाइम, ये मतलब इमरजेंसी के पॉकेट्स हैं जिन टाइम पे इमरजेंसी फील हुई है रही है इंडिया में विद पाकिस्तान। एंड 1957 से 1977 जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाई गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों अब तक हमने 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई है। ठीक है, चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों। इसको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। देखो, नेशनल इमरजेंसी बच्चों कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है? आर्टिकल 352। ठीक है, ग्राउंड्स क्या क्या है बच्चों? एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, या फिर और हो गया हमारा armed war rebellion। हो गया। ठीक है, शाबाश। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month। और मेजोरिटी कौन सी चाहिए बच्चों? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कंटिन्यूएशन कितने टाइम तक के लिए होता है? 6 मंथ तक का होता है, और कितनी भी बार उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? अब नेक्स्ट बच्चों जो प्रेसिडेंट्स रूल था ना, वैसे मैं तुम्हें वो मणिपुर वाले में भी करवाऊंगी, बट तुम एक बार जरूर पढ़ लो इसको। ठीक है, अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे नेशन पे कोई भी 3 ग्राउंड्स अगर दिखाई देते हैं, कौन कौन से? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन।
तो इस केस में हम आर्टिकल 352 के अंडर क्या कर सकते हैं, अपनी इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई दिक्कत आ गई है तो हम आर्टिकल 356 के अंडर क्या प्रोक्लेम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। सिंपल ही बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल, देखो इसमें पता है थोड़ा सा बड़ा मस्त है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 मिलते जुलते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो 356 आर्टिकल तो बच्चों इस इमरजेंसी की बात करता है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा +4, 352 +4 है, ठीक है। आर्टिकल 365 बच्चों ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से या उसको इंप्लीमेंट करने से, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कही हुई बात को फॉलो ना करने से, वो फॉलो नहीं कर रही है, तो उस मोमेंट पे उस स्टेट में हम प्रेसिडेंट का रूल डिक्लेयर कर सकते हैं। आया समझ बच्चों, ये कहता है आर्टिकल 365, और जब उसको डिक्लेयर किया जाता है दैट इज आर्टिकल 356, मतलब जो इसी का नेक्स्ट है 356। एक बार और बता दो ना 365। यही है, देखो फेलियर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, वो सिंपली बच्चों ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को नहीं मान रही है, या फिर वो पॉलिटिकली इनस्टेबल हो चुकी है, तो आर्टिकल 365 कहता है कि उस केस में जो है दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन इन द स्टेट, और 356 कहता है कि ठीक है भाई, ऐसे स्टेट में हम क्या लगा देंगे, प्रेसिडेंट का रूल लगा देंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो बच्चों अगेन एक बात याद रखना, कोई सी भी इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल हो, प्रेसिडेंट हो या फाइनेंशियल हो, उसको प्रोक्लेम करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है, प्रेसिडेंट पे, और किसकी उस पे परमिशन चाहिए हमें, पार्लियामेंट की। बोथ हाउस। देखो खुद बच्चों लॉजिक से सोचो, अगर पूरे नेशन में पंगा चल रहा है तो तुम्हें लगता है कि राजस्थान की सरकार से पूछिए कुछ काम हो जाएगा? नो मैम। नहीं ना। No, ma'am. भाई पूरे नेशन का डिसीजन कौन लेगा, पार्लियामेंट ही लेगी ना, जो पूरे नेशन की एक लेजिस्लेचर है, या फिर प्रेसिडेंट जो हमारे नेशन का एक मेन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, मणिपुर की खुद की सरकार से पूछ के कुछ होगा? उसकी तो खुद की सरकार में इतने पंगे चल रहे हैं, ठीक है। चलो नहीं तो मणिपुर की जगह आंध्र प्रदेश से पूछ लेते कि मणिपुर में क्या करना चाहिए, उसका कुछ बोलने का हक बनता है? नहीं बनता ना। इसीलिए बच्चों कोई भी टाइप की इमरजेंसी हो उसको प्रोक्लेम करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किस पे है, प्रेसिडेंट पे है, और किसके रिकमेंडेशन और पावर्स पीछे काम करती हैं, पार्लियामेंट पे, ठीक है। इसमें भी बच्चों प्रेसिडेंट रूल में इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगेन इट इज ओनली विद सिंपल मेजोरिटी। देखो बच्चों यहाँ पे हमने सिंपल मेजोरिटी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम पूरे देश के ऊपर नहीं इमरजेंसी लगा रहे, ठीक है। ये उतना सिवियर मैटर नहीं होता है, यानी कि 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस इतना ही हमें चाहिए। गॉट इट एवरीवन? ये होती है स्टेट इमरजेंसी। ये सबके समझ में आया? हाँ मैम पिछली स्लाइड में आपने जो बोला था सेकंड जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1971 में, वो तो हाँ 1977 को खत्म हुई थी, तो फिर 1975 में एक और इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ ग्राउंड का अंतर है ना बेटा, जो पहले वाले लगी हुई थी वो किस ग्राउंड पे थी, वो वॉर के ग्राउंड पे थी, है ना। मैम ये और जो इसमें बाद अलग में अलग लगी है थोड़ी होता है। 75, यार ये ना एक्चुअली सिर्फ एक एक्सटेंडेड पीरियड लिखा जाता है, एक्चुअल में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी ना उसका ही टाइम मेनली मैटर करता है, ठीक है। 1971, ठीक है। 1975 में आप इसको जब वो न्यू ग्राउंड पे लग रही है आप उसको एक फ्रेश इमरजेंसी ही मान के चलिए, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ मैम जब आपने ये टॉपिक पहले पढ़ाया था तो आपने उसमें एक 42nd अमेंडमेंट बताई थी टेरिटोरियल लिमिटेशन पे, वो भी बता दो। 42nd अमेंडमेंट टेरिटोरियल, अच्छा अच्छा, वो कि अगर सिर्फ पार्ट ऑफ इंडिया पे लगती है या फिर पूरे पे लगती है उसके लिए क्या? बस आपने उसमें ये बताया था कि ये टेरिटोरियल लिमिटेशन पे, तो वही पूछना था कि वो सिर्फ वो एरिया वाला ही है जो अभी आपने बताया था। जस्ट जो मैंने अभी बताया था, मैंने बताया था ना कि भाई अगर कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरे नेशन पे, इंडिया के एक एक कोने में इमरजेंसी हो, ठीक है। वो अगर किसी एक जगह पे भी लग रही है या किसी एक एरिया में भी लग रही है तो भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। देखो बेटा, अगर किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर वहां पे हो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्टेट की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं इमरजेंसी नंबर 2, जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। ये होती है बच्चों प्रेसिडेंट की इमरजेंसी, जो लगती है आर्टिकल 356 के अंडर, ठीक है। ये बेसिकली सिंपली बच्चों यही कहता है कि कहीं पे भी अगर स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रही है तो उसका कंट्रोल सीधा कहां चला जाएगा, सेंटर के पास उसका कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। इसको प्रोक्लेम करने के लिए भी बच्चों हमारे दोनों हाउसेस में हमें मेजोरिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। एक बार में बच्चों ये कितने टाइम के लिए लगती है, 6 मंथ के लिए लगती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एक्सटेंड करने का टाइम है, अनलाइक दिस, इसमें क्या था बच्चों, इनडेफिनेट था, है ना। इसमें है 3 years, यानी एक बार आपने स्टेट इमरजेंसी लगाई,
6 महीने के लिए लग गई, फिर आपने लगाई 6 और महीने के लिए लग गई। आप 6 6 महीने करके एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन नॉट बियॉन्ड 3 इयर्स। क्योंकि यार खुद सोचो बच्चों, एक स्टेट की भी सिचुएशन अगर आपसे 3 साल में भी हैंडल नहीं हो रही है, फिर तो बहुत ही अजीब सी बात है ना भाई। मतलब फिर कैसा आप हैंडल कर रहे हो भाई कि 3 साल में भी आप उसके फ्रेश इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हो, आप नई सरकार नहीं बना पा रहे हो। तो ठीक है, तो ये अपना है प्रेसिडेंट्स रूल। और लास्ट बच्चों है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में कितनी बार लगी है बच्चों प्रेसिडेंट रूल, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी एक इंडिया बार में? भी नहीं। Zero times. ठीक है। आज ही याद है ना जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है, Yes, तो उसमें ma'am. यही था कि बच्चों वो अगर नहीं लगाए जाते ना तो उस टाइम पे तो लग लग जाती जाती हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक That's है 1991. भाई, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बच्चों तब होती है जब इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया के पास जो क्रेडिट है उसके उसमें इंस्टेबिलिटी अगर हो रही होती है, ठीक है, देन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, ये भी देखा बच्चों तुम्हें विद इन 2 मंथ्स है, यानी हमने सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम को थोड़ा कम टाइम दिया है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मैटर है। ठीक है, बाकियों में हमने टाइम जो है फिर भी ज्यादा दिया है विच इज ऑफ 2 मंथ्स। और यहाँ पे भी हमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। और ये बच्चों इनडेफिनेटली लग मैम सकती है अंटिल रिवोक्ड। एक सेकेंड, देयरफॉर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम या मिनिमम पीरियड इसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे बच्चों इसमें क्या था हमारा 6 मंथ्स था, इसमें 6 मंथ्स था विद मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। इसमें ना ही कोई मिनिमम टाइम है ना ही कोई मैक्सिमम टाइम है। जब तक आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी चलती रहेगी। सबके आया समझ में बच्चों? मैम नॉट टू रिलेट, अभी यूएस में भी ऐसी सिचुएशन हुआ था ना जहाँ पे उनके पास पैसा नहीं था अलॉट करने के लिए अपने एक्सपेंसेस को। 2007-8 वाला कह रहे हो क्या? नहीं जो अभी रिसेंटली कुछ हुआ था। अरे मतलब नो देखो वो फिर तो भी बेटा शटडाउन था ना मतलब मैम। US shut down. यूएस शटडाउन था, वो फिर भी तुम समझ रहे हो वो इट इज हैंडलिंग वर्दी। समझ रहे हो? हम इमरजेंसी उसको बोलेंगे जैसे वहां पे जो 2007-2008 का आया था, तुम लोगों ने तो क्या ही पढ़ा होगा उसको बच्चों, बहुत ही भयंकर था। उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई थी। ठीक है, जो वहां पे पूरा बैंक्स का जो पूरा पंगा बढ़ गया था यूएस में, ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है, चलो बच्चों अब कौन मुझे बताएगा? प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ बच्चों। इफेक्ट क्या है हमारी इमरजेंसी की फंडामेंटल राइट्स के? बहुत ही इजी है। सबसे पहले बताओ बच्चों कि क्या फंडामेंटल राइट्स एकदम अनचेंज रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंडामेंटल राइट्स पे? No, ma'am. No, ma'am. और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई अगर इमरजेंसी लगी पड़ी है नेशनल तो आपके फंडामेंटल राइट्स के आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। वो फंडामेंटल राइट बच्चों जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है वो Article 19. क्योंकि बच्चों आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू Freedom of speech and expression. नहीं, आर्टिकल 19(1)(a) है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पूरा का पूरा 19 क्या है बच्चों? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, जॉब, फलाना ढिमकाना। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रीडम कर्टेल हो जाता है उस मोमेंट पे। क्योंकि भाई ये कैसी इमरजेंसी है कि आप खुले घूम भी रहे हो, शाम में आइसक्रीम भी खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद मोर्चेबाजी भी कर रहे, ठीक है, फेसबुक पे सब काम भी कर रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंड हो जाता है वो है आपका आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है, वो आर्टिकल्स बच्चों जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। Article 20, 21 and 20. 20 आर्टिकल क्या है बच्चों? राइट इन द केस ऑफ Conviction of offenses. conviction of offenses। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लग गई तो बिन बात को आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी जस्ट बिकॉज इमरजेंसी लग गई है तो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक मिनट बेटा, एक मिनट। और 21 हमारी क्या है? राइट टू लाइफ, Protection of life Life and and liberty. personal liberty. तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इमरजेंसी लग गई है तो आपको कोई कहीं भी जेल में बिठा देगा या फिर आपको कोई भी जो है आपकी जान ले लेगा। ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल बच्चों वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे परमानेंट नेचर के हैं। ठीक है, और इनके अलावा बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28 जौन से भी हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर अपने ऑर्डर में मेंशन करता है कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स भी सस्पेंड होंगे तो वो हो जाएंगे, अदरवाइज लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑटोमेटिकली कौन सा सस्पेंड हो जाएगा? इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19। और जो किसी हाल में भी सस्पेंड नहीं होंगे वो कौन से आर्टिकल? 21. ये समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एज इट इज नहीं रह पाते इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, कुछ तो उन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट हमारे 19 के अंदर है, आर्टिकल 19 में, वो है हमारे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, डिक्लेयर हुई, इनका कोई काम नहीं है अब। समझ गए? क्योंकि भाई फिर आप फ्रीली नहीं घूम सकते हो आप इधर उधर। ठीक है, जो बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होते हैं वो कौन से? हमारे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, यानी कि प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि आपको कोई एक ही चीज की बार बार 2 बार सजा नहीं दे सकता। ठीक है, आपको कोई जबरदस्ती खुद के खिलाफ कोई विटनेस नहीं बना सकता। और 21 जो बच्चों है राइट टू लाइफ।
ठीक है। इनके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स बच जाते हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में ऐसा मेंशन करे तो। आया समझ में? ठीक है, ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स का के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। अब एक इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर। लोकसभा, एक सेकंड बेटा, लोकसभा जो है इट मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म यानी कि 5 years बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2019 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। इमेजिन करो कि 2018 में एक इमरजेंसी लग गई होती, तुम्हें क्या लगता है बच्चों 2019 में हम उस सिचुएशन में होते कि हम फ्रेश इलेक्शंस करवा सकते हैं लोकसभा के? नो नहीं मैम। करवा No, सकते ma'am. थे, ठीक है। No, ma'am. तो ऐसे सिचुएशन में लोकसभा का टर्म वैसे क्या होता है, कितना टेन्योर होता है? 5 years. 5 5 साल का। years. लेकिन आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, और एक बार में आप कितने दिन के लिए एक्सटेंड करोगे? 1 year. 1 साल के लिए। फिर जरूरत है तो 1 साल और के लिए, फिर 1 साल और के लिए, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हो। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बच्चों क्या होता है? द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबली एज वेल बाय 1 year एट अ टाइम फॉर द ड्यूरेशन, फॉर एनी ड्यूरेशन। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट गो बियॉन्ड 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर कोई प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, उसकी वजह से आपने वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक बार में आप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, और आज एक्स डेट को इमरजेंसी खत्म हो गई, आपको विद इन 6 months वहां पे इलेक्शंस करवाने होंगे। ये स्टेट्स के लिए। बस नेशनल का मेनली याद रखना कि हमारी जो इसका टेन्योर है पार्लियामेंट का, उसको 5 साल के बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और एक बार में कितने टाइम के लिए किया जा सकता है? 1 year के 1 लिए। year. आया समझ में? ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन खुद बताओ बच्चों, क्या लगता है किसके पास ज्यादा पावर चली जाएगी इमरजेंसी के टाइम पे? Center. ऑब्वियसली सेंटर के पास, ठीक है। लेजिस्लेशन मेकिंग पावर बताओ किसके पास आ जाएगी? सेंटर के पास या स्टेट के पास? Center के पास। पार्लियामेंट में सेंटर के पास, ठीक है। दैट्स इट। ये आया बच्चों समझ में? इमरजेंसी, दिस इज वेरी 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 Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. टॉपिक ऑफ दिस ईयर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Article 20 and Article 21 are definitely very powerful articles. But if Article 21 was absolute in nature, na, Kasab would never have been given a death penalty. The perpetrators of Nirbhaya would have never been given death penalty. Life तो आपने उनकी भी ली ना, कैसे ली जब Yes, राइट टू लाइफ अगर एब्सोल्यूट था तो? ठीक है। तो अगर कोई लॉ का प्रोसीजर या कोई लॉ इसको फॉर द जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वो ये प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 20 एंड 21 को भी दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, बट अगेन दिस हैज टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 clause 2। अंडरस्टूड? So let's do our very important topic for this बच्चों, Kakori train conspiracy. We have done 100 anniversary of the Kakori train conspiracy, ठीक है। So देखो बच्चों, हमें पता ही है क्यों न्यूज में है। अगस्त 1925 में नियर काकोरी विलेज, लखनऊ के पास बच्चों ये पड़ता है। मैं जब यहाँ से अगर लखनऊ जाती हूँ ना ट्रेन में बैठ के, तो रास्ते में लखनऊ पहुंचने से पहले काकोरी पड़ता है, ठीक है। सो वहां पे एक ही पूरा इंसिडेंट हुआ था 1925 के अगस्त में, ठीक है। दिस होल्ड सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये काकोरी ट्रेन पूरा इंसिडेंट ये हुआ क्या था। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है? इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैरिड आउट द काकोरी ट्रेन एक्शन ऑन द नंबर 8 डाउन ट्रेन फ्रॉम द शाहजहांपुर टू लखनऊ, एमिंग टू सीज ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड्स टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इस ट्रेन में कुछ अंग्रेज जो थे वो काफी ठीक ठाक पैसा जो था वो भर के ले जा रहे थे, और हमारे कुछ रेवोल्यूशनरीज ने, क्या किसी को नाम पता है कौन कौन थे वो रेवोल्यूशनरीज? भगत Yes, सिंह, राम ma'am. प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद. Yes. चंद्रशेखर आजाद. आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो बच्चों ट्रेन थी ना नंबर 8, ट्रेन नंबर 8 जो थी, इसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो काफी सारा पैसा जो थे वो ले जा रहे थे शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर, ठीक है। तो ये प्लानिंग की गई कि भाई इस ट्रेन को ही लूट लेते हैं, इसमें से पैसा जो था वो लूट लेंगे, ताकि इस पैसे को, इन फंड्स को हम इस्तेमाल कर पाए अपने नेशनल फ्रीडम के मूवमेंट में, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, आज ही हमने पढ़ा है ना, 1919 के बाद बच्चों इंडिया की सिचुएशन कैसी थी? वी वर नॉट रेडी टू लिसन टू द ब्रिटिश एनी मोर, क्योंकि उन्होंने जो ब्रूटल किलिंग हजारों लोगों की करी थी, वी वर जस्ट नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एनी मोर। एंड द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, कौन से इंसिडेंट के बाद बच्चों हुआ था सस्पेंड? इट वाज दी चौरी चौरा. चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट को के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। यंग नेशनलिस्ट फॉर्म द HRA, Hindustan Republican Association, in 1924. By the way, बच्चों 1924 is also the year where when what happened? Gandhiji became the president of Gandhi INC. become the President of president of INC. INC. ठीक है, वेरी गुड।
टू फंड, तो जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाई, टू फंड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय सीजिंग ब्रिटिश ट्रेजरी अमंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रेन। तो इन्होंने कहा कि भैया हम तो ऐसे ही काम करेंगे, लूटा हुआ इन्होंने सालों ने हमसे लूटा है, हम इनसे ही माल लूट लेंगे और अपना जो है सारी अपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को इससे फंड करेंगे। देखो बच्चों, जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, उनका खाली मोर्चा निकाल के काम नहीं चलता था, उनको बम का भी पैसा चाहिए होता था, उनको बंदूकों का भी पैसा चाहिए था, उनको प्लानिंग का भी पैसा चाहिए था, तो सब चीजों का उनके पैसा लगता था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आर्मी नहीं है ये, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। इट वाज फाउंडेड, एंड इसके मेंबर्स कौन थे, एचआरए वाज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डिसइल्यूजन्ड यूथ आफ्टर गांधी हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो बच्चों क्या होता है, 1919 के बाद जब 1920 में खिलाफत मूवमेंट और सबके बाद जो है क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, तो लोगों को फिर भी उम्मीद थी कि हाँ ठीक है हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, दिस एंड दैट करके। ठीक है, लेकिन जब 1922 के चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मना कर दिया कि वी विल नॉट कंटिन्यू फर्दर विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको तो आ गया जोरदार गुस्सा कि भाई क्या मजाक चल रहा है, कि भाई क्या दिक्कत है, भाई हम यहाँ पे अभी कुछ बिल्ड ही कर रहे थे, कुछ एक बना ही रहे थे हम अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ माहौल, आपने चौरी चौरा के चक्कर में यही मना कर दिया। क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज है ना बच्चों, उनको ये सॉरी जो रिपब्लिकन में जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं इनको खासा दिक्कत नहीं है चौरी चौरा में 20-22 लोगों के मरने से, तुम समझ रहे हो, देवर लाइक की पार्ट एंड पार्सल है भाई, ये तो होता ही है। ठीक है, जब आपको इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना पड़ता है तो। ठीक है, सो क्या होता है बच्चों कि इसके बाद ये लोग बड़े रेस्टलेस हो गए नॉन कोऑपरेशन के बंद होने के बाद। इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924 इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सान्याल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स बच्चों। ठीक है, बाय द वे बच्चों, कानपुर के लीडर कौन थे वहां पे 1857 के रिवोल्ट में? गए थे, कौन गए थे कानपुर? सबके नाना जी गए थे, नाना साहेब। ठीक है, और ग्वालियर के कौन थे? कौन बताएगा? दिल्ली का कौन था? दिल्ली का खान, बेगम हजरत महल कहाँ की थी? मैम बहादुर शाह जफर ना? बहादुर शाह लखनऊ की। बहादुर शाह जफर जो थे ना बच्चों, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, जो दिल्ली में वैसे भी रहते थे। ठीक है, उनको जब ये लोग मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे ना, तो उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था उनको एज अ लीडर ऑफ आर 1857 रिवोल्ट। लेकिन वैसे जो बरेली से पहुंचे थे पूरा काफिया वहां तक लेते लेते, वो कौन थे? बख्त खान। ठीक है, और लखनऊ की कौन थी अपनी? बेगम बताने की जरूरत नहीं है कौन थी हमारी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, सो इसको बच्चों 1924 में ये भी कानपुर में ही फाउंड किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 3 लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। ठीक है, तो RM राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, JCC और SS। ठीक है, मैं तो वैसे याद करती, मुझे याद हो जाते 3 तरीकों से। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी, इन 3 लोगों ने इसको मिलकर फाउंड किया था। ठीक है, now it depicted revolutionaries as not terrorists, that we are not terrorists, okay, using violence only as a necessary retaliation technique। ठीक है, कि हमको ऐसे नहीं कि मासूम लोगों को ऐसे ही मारने का बड़ा चस्का है हमें। ठीक है, हम लोग सिर्फ वायलेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऐसा नेसेसिटी फील होती है कि हमें ये करना है। ठीक है, HRA बाद में बच्चों रीनेम कर दिया गया था एज HSRA 1928। ठीक है, 1928 में क्या हुआ था बच्चों, किसी को कुछ याद है? कुछ हुआ था खास? साइमन्स कमीशन, साइमन गो बैक। हाँ, साइमन गो बैक, वही कौन क्या था? हाँ, 1928 में साइमन कमीशन, जिसके बाद बच्चों 1929 में कौन सा सेशन हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें 1930 में हमारे पास कौन सी डिमांड आई पूर्ण थी? स्वराज। पूर्ण स्वराज। तो अभी BP लो हो रहा है। तो 1928 में बच्चों क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसको रीनेम किया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कुछ सुनने में आ रहा है ये वर्ड कहीं और भी ऐड किया गया था। कहाँ ऐड किया गया था? अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 44th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट। और इसके अलावा और कौन से वर्ड्स और ऐड हुए थे? इंटीग्रिटी होती है पढ़ाई। ठीक है, आई नो कुछ लोग को तो लग रहा होगा मैम क्या पता नहीं करवा क्या रही है, इस ट्रेन से उठा के उस ट्रेन में पटक दे रही है मैडम। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ना? यस, एंड 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज बच्चों आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्लैक एक्ट आल्सो मैम। ब्लैक एक्ट जो है 42nd ने एक्चुअली क्या किया था, बहुत सारी पावर्स पार्लियामेंट को दी थी बच्चों, इस वजह से भी। ठीक है, लेकिन इसका
पापा कौन था जिसने इसको सबको ठीक कर दिया था? 44th 44th amendment. ठीक है, That's 1976. 1978 78 1978 76 का तो ये था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है बच्चों, है मेरी तो पीठ ही दुखने लग गई है बाय गॉड। तो देखो अब क्या होता है बच्चों, रटो मत, सिंपली मेरी बात को समझो, ठीक है। होता क्या है कि इन लोगों ने प्लानिंग करी कि हम लोग अपना एक एचआरए बनाएंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, इस ट्रेन को लूट के इसमें जो फंड निकल के आएगा अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को उससे फंड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये किया, इसमें भी हम पढ़ेंगे 1925 में काकोरी इन्होंने कर लिया था। लेकिन इसके बाद की एक थोड़ी सी कहानी है बच्चों। ये जो एचआरए था, और ये बनाया किसने था बच्चों? 3 लोग थे। कौन कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और हमारे कौन थे? और सचिन सानिया। सान्याल, ऐसे सचिन सान्याल, ठीक है। इन तीनों ने इसको फाउंड किया था। कुछ सालों बाद क्या होता है बच्चों, 1928 में एचआरए को रीनेम किया जाता है बाय सुभाष चंद्र बोस एज एचएसआरए। मतलब हमने इसमें भी सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया। सॉरी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस कहां से आ गए भाई, वो तो अपने उसमें थे आर्मी में, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो इन्होंने ऐड किया इसमें सोशलिस्ट वर्ड, एंड देन इट कैरिड आउट मेजर एक्शंस इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट अंडर द साइमन कमीशन 1927-28, असैसिनेशन ऑफ, ये तुम्हें पता है ना कहानी, मारने किसी और को गए थे, मर कोई और गया था, ठीक है। जेपी सॉन्डर्स मार दिया था, और मारने गए थे ये लोग, किसको मारने गए थे? जेपी स्कॉट को मारने गए थे। किसको मारेगा? जेपी स्कॉट को, हाँ। और मर गया जेपी सॉन्डर्स बेचारा, कहते हैं गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम, ये वही है, ठीक है। एंड दी वॉइसरॉय इरविन ट्रेन बॉम्बिंग एज वेल, ठीक है, जिसके बाद एक्चुअली इन्हीं के बाद इनका एग्जीक्यूशन भी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इस टाइम वॉलेटाइल हो गई थी सिचुएशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अरे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी पता है तुम्हें क्या था? मतलब बस यही था बच्चों, उन्होंने मिलकर उस ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। और उसके बाद ही बहुत ही पंगे हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी, एंड दैट हैपेंड इन द ईयर 1925। उसकी एसोसिएटेड वो कौन सी थी बॉडी जिसने इसको करा था? इट वाज एचआरए, ठीक है। किसने इसको फाउंड किया था? 3 लोग थे हमारे, सचिन सानियाल हैं, जोगेश चंद्र चैटर्जी हैं, और एक हमारे रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। देन बच्चों 1924 में इसको बनाया गया था। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसको क्या रीनेम कर दिया था? एचएसआरए, जिसके अंडर ये सारे काम हुए थे, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बार चुपचाप से तुम प्लीज इसरो और पढ़ाने दो। इसरो वाला टॉपिक बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हें हर हालत में कराना ही कराना है ये वाला, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, एक बार फाउंडेशन और हिस्ट्री पर मैं दिखा देती हूँ। मैं तुम्हें एक बार वो करवाना चाहती हूँ कि जो इसका 100 मिशन हुआ है ना पूरा, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अभी पहले ये पढ़ लो, फिर मुझे कुछ बोलना, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों ये करते हैं कि इसरो ने अपना 100 मिशन जनवरी को पूरा। मैम ये टॉपिक अभी जो सैंपल पेपर रिलीज किया अभी रिसेंट में क्लैट वालों ने, उसमें भी आया था। अभी मुझे बताया किसी ने, और मैंने अभी क्वेश्चंस देखे नहीं, आई होप कि देखो इसमें से क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ठीक है। मैंने अभी वो पेपर देखा नहीं है, ठीक है। यस मैम। तो बच्चों इसरो का 100 मिशन में फिर से तुम्हें बता रही हूँ बच्चों, इसरो के खुद के 100 साल पूरे नहीं हुए, इसरो का 100वां मिशन पूरा हुआ है इस जनवरी 2025 में। तो बहुत ही आइकॉनिक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। सो देखो, हिस्टोरिक लॉन्च हुआ है बच्चों इसरो का, अचीव्ड इट्स 100th लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो 100 मिशन का जो लॉन्च किया है हमने अपनी NVS-02 सैटेलाइट का, कहां से किया है हमने? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, सबसे ज्यादा मेजर सबसे पॉपुलर यही है बच्चों, ठीक है। चेन्नई में लोकेटेड है ना? ये चेन्नई में है, ईस्ट कोस्ट पे ही है, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल कोस्ट पे, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा, चेन्नई थोड़ा नीचे है बेटा, और ठीक है, और ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ हो गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पे अपना 100 मिशन इसने लॉन्च किया है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल कौन सा था, इससे कंफ्यूज मत हो, इसको तो लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F-15 रॉकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। GSLV बच्चों याद है तुम्हें? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-15, ये होता है GSLV, ठीक है। तो GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और सैटेलाइट जो डिप्लॉय की गई है वो हमारी है GSLV F-15 सक्सेसफुली डिप्लॉयड दी NVS-02 सैटेलाइट। देखो बच्चों, जो हमारा नाविक सिस्टम है ना, मैं तुम्हें आज वो भी बताऊंगी, ठीक है। वो बस बेसिकली क्या है, इंडिया का GPS सिस्टम है। अभी तक हम क्या है, जो गूगल मैप्स यूज करते हैं, हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो किसका है? USA का, ठीक है। अब हम इंडिया अपना खुद का पोजिशनिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, विच इज नाविक। इसकी फुल फॉर्म अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसकी रेंज है बच्चों 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइंस, ठीक है। और इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं बच्चों,
ठीक है। 7 सैटेलाइट्स में 3 और 4 सैटेलाइट्स के अलग अलग पेयर्स बने हुए हैं, जियो सिंक्रोनस में और जियो दूसरा एक जो ऑर्बिट है उसमें, ठीक है। उनमें से ही एक जो सैटेलाइट है बच्चों वो है NVS-02, जिसको प्लेस कर दिया है किसने, GSLV F-15 रॉकेट ने, ठीक है। ये है हमारा सक्सेसफुल 100th इसरो का मिशन, ठीक है। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भैया NVS-02, नाम से देख लो बच्चों, इट इज द सेकंड सैटेलाइट इन द सेकंड जनरेशन सीरीज ऑफ द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म क्या है नाविक की, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो नाविक जो इंडिया का खुद का इन अ वे जीपीएस सिस्टम है, उसकी जो सैटेलाइट नंबर 2 है, 7 सैटेलाइट्स में से सैटेलाइट नंबर 2 को बच्चों हमने भेजा है GSLV F-15 रॉकेट से, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हमने भेजा है, ठीक है। नाविक कॉन्स्टलेशन बच्चों क्या है, द नाविक सिस्टम इज करेंटली कंपोज्ड ऑफ 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स, जिसमें 3 बच्चों कहां पे हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 4 है हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। किसी हाल में भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें समझाने वाली हूं, ठीक है। नाम से खुद समझ जाना, जियो स्टेशनरी अपने आप ही समझो बच्चों, विच एक्चुअली मोस्टली स्टेज एट इट्स प्लेस, सिंक्रोनस दैट मूव्स इन अ सिंक्रोनिटी, ठीक है। बट प्लीज रटो मत, ठीक है, मतलब बस इतना समझ लो। टोटल सैटेलाइट्स कितनी है बच्चों, 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 3 जियो हैं और 4 कैसी हैं, GSO हैं, ठीक है। सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, बस इससे याद रख लेना, ठीक है। टोटल 7 सैटेलाइट्स है, जिनमें से सैटेलाइट नंबर 2 अब हमने उसकी जगह पर भेज दी है, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो बच्चों, इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। और इनको घुसने की इनमें कोई जरूरत नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम, लियो, मियो, जियो, GSO, हियो, बहुत सारी होती है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट ये होती है हियो, सारी बहुत ही ऐसी टाइप की जो होती है, ठीक है। तो बस बच्चों डिपेंडिंग अपॉन की इनकी डिस्टेंस क्या है हमारी धरती से, इन ऑर्बिट्स को डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है, कि ये जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी है, किस तरह की मूवमेंट होंगी, इलिप्टिकल है, हाईली इलिप्टिकल है, लो अर्थ ऑर्बिट है। देखो जो इतने डिस्टेंस पे है वो लो अर्थ है, मीडियम और जियो स्टेशनरी, ठीक है। जियो सिंक्रोनस, सॉरी, ये हमारी जियो स्टेशनरी, ये हमारी हाईली इलिप्टिकल। प्लीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऑर्बिट के टाइप्स बस तुम्हें पता होने चाहिए। सिर्फ ये याद रखना बच्चों कि जो नाविक सिस्टम है वो कौन सी 2 टाइप की ऑर्बिट्स की बात करता है, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस, बस, ठीक है। जिनमें से बच्चों हमारी, देखो कैसे तुम याद कर सकते हो ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। एस जो है बच्चों वो ई के बाद आता है ना अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं एस बड़ा है, नंबर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बड़ा भाई है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों 4 हमारी GSO है, इससे बस, वरना एग्जाम के टाइम तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस हमारी कितनी है, 4, और जियो स्टेशनरी खाली GEO जो है वो हमारी कितनी है इसमें, 3। नाविक की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। टोटल सैटेलाइट्स कितनी है, 7, जिसमें से सैटेलाइट नंबर 2 चली गई है एज आर 100th स्पेस मिशन ऑफ इसरो। किसने इसको लॉन्च किया है, GSLV F-15 रॉकेट ने, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो नाविक का सर्विस एरिया क्या रहेगा, मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है। दिस प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग, ठीक है, सर्विसेज टू यूजर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड्स कवरेज अप टू, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर। ये PYQ में क्वेश्चन आया है बच्चों नाविक का कि क्या इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। अब जो इसका रॉकेट है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब हम क्वाड की बात कर रहे थे, याद है, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम कोऑपरेशन की, क्या लगता है बच्चों कि अगर इंडिया के पास नाविक पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो क्या क्वाड के लिए भी ये बढ़िया न्यूज है या नहीं है, है ना, ठीक है। फिर बच्चों ऐसी जो एक 5 आइज अलायंस था, याद है, यस मैम, यस मैम, तो इसी तरीके से बच्चों डेटा शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ठीक है। तो GSLV 15 इसका रॉकेट है। दिस मिशन मार्क द 17th GSLV फ्लाइट, मतलब GSLV ने खुद 17वीं चीज को स्पेस में भेजा है, ठीक है। ओवरऑल एंड 11th GSLV फ्लाइट यूटिलाइजिंग इंडिजिनियस क्रायोजेनिक स्टेजेस की तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस तुम इतना याद रखना कि इसके रॉकेट का नाम क्या था, GSLV F-15, ठीक है। Now SDSC first launch, यानी कि the first launch from the सतीश धवन स्पेस सेंटर took place in August 1979। पहली बार कब हुआ था बच्चों, 1979 में श्रीहरिकोटा वाले में, कैरिंग क्या, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, विच वॉज पार्शियली सक्सेसफुल। आई नो बहुत ही अजीब सा टॉपिक लग रहा होगा बच्चों, बहुत टेक्निकल है। अमिरुल तुम्हें तो बहुत ही सरदर्द हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत बांधो बस, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। a bit slow, please? I can go a bit slow. Yeah, a little slow. चलो ठीक है, ओके, I'll go a bit slow, ठीक है। चलो अच्छी बात सही है, वो YouTube पे 0.5x में देख लेना। नहीं नहीं, अभी भी समझ में आना चाहिए ना, अगर लाइव क्लास में है तो वाई डिपेंड ऑन यूट्यूब, है ना। अच्छा चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं बच्चों।
इसरो का कौन सा मिशन हुआ है कंप्लीट बच्चों अभी जनवरी में? 100 सैटेलाइट मिशन। शांति रखना, शांति से मन को शांत रखो, मन को, ठीक है ना। कौन सा मिशन है बच्चों ये? हमारे किसको बिलोंग करता है? नेविगेशन। सैटेलाइट का नेम कौन सा है बच्चों? इसका मतलब बच्चों ये हमारी सेकंड सैटेलाइट है। और टोटल सैटेलाइट्स कितने होने वाले हैं? 7। अगर मैं नाविक के बारे में पूछूं बच्चों, इसकी रेंज क्या है, कितने किलोमीटर की है? 0 किलोमीटर। और अगर मैं 7 सैटेलाइट्स की बात करूं, इनमें से 4 और 3 का डिवीजन है। 3 कहाँ पे है? स्टेशनरी। कहाँ है? जियो। सिंक्रोनस। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों कि इसमें से ये जो लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ है, लॉन्च के रॉकेट का क्या नाम है? ठीक है। और लॉन्च हुआ कहाँ से है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। कोटा। आ गया बच्चों समझ में? ये है हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी वही है जो मैंने अब तक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों, नाविक का पहला लॉन्च कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या? हो सकता है यार। 2018। मैम जैसे हमारे नहीं, सैम्पल 2023 पेपर में स्टैटिक क्वेश्चंस भी काफी आए हैं, तो बहुत हो आता है। सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सके। बिल्कुल आ सकते हैं, तभी मैं तुम्हें इतना पढ़ा रही हूँ। और अभी मैं तुम्हें इसरो का भी स्टैटिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर था, इसका इसका खुद का पहला लॉन्च कौन से साल में हुआ था? 1979। रोहिणी टेक्नोलॉजी। क्या था वो? मुझे पेलोड। हाँ, मुझे तो पैनल, मैंने कहा पैनल क्या होता है भाई? हाँ, पेलोड, ठीक है। रोहिणी टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पेलोड। हाँ, ठीक है। ये हो गया मैम, हमारा रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड। हाँ वो जो 1 में 2023 था, वो नाविक का फर्स्ट लॉन्च था। हाँ, वो नाविक की NVS-01 का लॉन्च रहा होगा, ठीक है, मई 2020। अच्छा, और वो लॉन्च हुआ कहाँ से था बेटा? ये भी सेम स्टेशन से हुआ था। क्या मैम? NVS-01 वो भी क्या सतीश धवन से ही हुआ था क्या? श्रीहरिकोटा से? सब वहीं से होता है ना? सब वहीं से ही होता है वैसे इंडिया में। एक और है वैसे हमारा लॉन्च स्पेस लॉन्च, वो क्या ही नाम है उसका? मैम, और ये जो ये 100 मिशन वाला है, ये जो है, ये जनवरी में कब हुआ था, या फिर खाली जनवरी याद करना अरे है? बस ये भी नहीं आएगा, ये डेट नहीं आएगी, डोंट वरी। ये तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तो जनवरी की ये न्यूज थी एक्चुअल में। मैं भी इसरो की वेबसाइट पे पढ़ रही थी, सोचो कहाँ जाके पढ़ रही थी मैं, ठीक है ना। तो उनमें जनवरी के न्यूज लेटर में उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो 1979 में बच्चों हमारी श्रीहरिकोटा का पहला मिशन हुआ था, विच वाज आर रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो एनवीएस के बारे में आप याद रखोगे। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बच्चों, कभी कभी ना ऐसे इन्फोग्राफिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं। हम सबको पता है डेवलप किसने किया है? इसरो ने किया है। नंबर एंड पोजिशनिंग ऑफ सैटेलाइट्स बच्चों, वैसे 8 बट 7 ही एक्टिव है, इसलिए हम 7 ही बोलते, तुम 7 ही याद करना, ठीक है। 7 ही है, जिनमें से 3 कैसी है बच्चों? हमारी GEO वाली है, जियो स्टेशनरी। और 4 कैसी है हमारी? जियो GSO वाली है, ठीक है। प्रीवियसली हाँ, ये मुझे याद आया, जब मैंने ये पढ़ा था ना एक्चुअली में 2019 के टाइम पे, इसको IRNSS कहा जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका एक्चुअली फुल नेम ही IRNSS नाविक बोला जाता था इसको, ठीक है। तो पहले इसका ये नाम था, अब इसका नाम क्या है? नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। सो नाविक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय IMO। क्या है IMO बच्चों? इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, फॉर ऑपरेशन ऑन द इंडियन ओशन रीजन। तो इसका मतलब बच्चों, जो नाविक की ये 1500 किलोमीटर की रेंज है ना, ये पूरे इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है ना। ये काफी सारी कंट्रीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। एप्लीकेशन, नेविगेशन, ट्रैकिंग एंड मैपिंग, लोकेशन बेस्ड रिसोर्स मॉनिटरिंग, ठीक है, अलर्ट डिसमिनेशन, टाइमली डिसमिनेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, बहुत सारी मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब अच्छी अच्छी बातें सारी करेगा, और क्या करेगा, हलवा थोड़ी बनाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जैसे भाई गूगल मैप्स हमें देते हैं, ठीक है। इंडियाज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, GPS बहुत ही कमीना है, US कभी कभी बहुत बदतमीजी करता है, ठीक है। एक बार हमें इंडिया पाक वॉर के टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कुछ, हमें उनकी कुछ सैटेलाइट्स की, टैंक्स की दी नहीं थी इसने, US ने, ठीक है। तब हमें नाविक होता तो मजे ही आ जाता है। हालांकि पाकिस्तान को हमने तब भी हरा ही दिया था, लेकिन स्टिल वी हैव डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज, विच इज नॉट गुड, ठीक है। इश्यूज इसमें बच्चों क्या है? कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट, ये सब तुमको कोई नीड नहीं है, ठीक है। आओ हो, इसमें भी रो रहे हैं लिमिटेड कवरेज में, भाई 1500 किलोमीटर कोई कम है क्या? ठीक है, बट बहुत ही ठीक ठाक कवरेज है इसकी भी, ठीक है। देन बच्चों, बाकी नेविगेशन सिस्टम्स हमारे कौन कौन से हैं?
ग्लोबल में जीपीएस है बच्चों जो कहाँ का है, यूएस का है। यूएस। ग्लोनास कहाँ का है, रशिया। ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, आरएस और रशिया। ग्लोनास में भी डबल एस है ना, रशिया से याद कर लो, ठीक है। गलीलियो यूरोपियन यूनियन, और बिदो चाइना, बीजिंग से याद कर लेना, ठीक है। ये हमारे ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि चाइना तो वैसे भी यूएस का कुछ यूज करते मानता ही नहीं, वो यूज ही नहीं करेगा, चाहे यूट्यूब हो या कुछ भी, वो अपना ही डेवलप करता है वैसे भी, ठीक है। तो हमारे पास इंडिया मेजरली कौन सा यूज करता है बच्चों, जीपीएस जो यूएस का है वो यूज करते हैं। और रीजनल सिस्टम्स कौन कौन से, क्वासा जेनेट सैटेलाइट सिस्टम फ्रॉम जापान, इसकी कोई तुम्हें नीड नहीं है फालतू में, ठीक है। ये आया समझ, ठीक है। अब बच्चों इसरो के कुछ की मिशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो यहां से आते ही हैं, ठीक है। चंद्रयान 1 क्या था, इंडिया का पहला लूनर प्रोब, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल था बच्चों, नो मैम। इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल। अब फाइनली कौन सा वाला सक्सेसफुल था, चंद्रयान 3, ठीक है, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार, ठीक है, पिछले से पिछले आया, कब आया है। देन बच्चों 2013 में मॉम, ये सक्सेसफुल था, बिल्कुल था, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन, हम दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। मंगल मिशन, मंगल मूवी जिस पे बनी है, ठीक है, दैट वाज 2013 का एकदम सक्सेसफुल मिशन है। 2017 PSLV C-37 सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन, वाओ, ठीक है। दिस वाज थ्रू PSLV C-37, भाई के तो मजे ही आ गए भाई, ठीक है। 104 सैटेलाइट्स एक ही मिशन में हमने लॉन्च करी थी। देन 2019 में जो चंद्रयान 2 ऑल्सो वाज नॉट अ सक्सेस। फाइनली 2023 Chandrayaan 3 was a successful mission बच्चों, and India also became the first country to land where on the moon, South pole of the moon। South pole of the moon। साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। इंडिया वैसे और कंट्रीज जा चुकी है मून पे, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली कंट्री इंडिया है, ठीक है। 2023 में बच्चों आदित्य L1 कहाँ के लिए था, इट वाज अ सोलर मिशन, नाम से आदित्य सन को ही कहते हैं बच्चों। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी द सन 2023, ये बच्चों इंडिया के कुछ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, ठीक है। इस बार फर्स्ट अपना वो भी भेजा है रिकॉर्ड करके। क्या वो अभी तो आया है सोलर फ्लेयर फोटोज जो भेजी आदित्य L1 ने कुछ दिन पहले, तो की न्यूज में भी तो था, ठीक मैम है। ये 2013 वाला ही आया अभी सैंपल पेपर में, मॉम वाला। हाँ, यस मैम। मेरे को लग रहा है इन्होंने मेरी स्लाइड्स तो नहीं पढ़ ली, गई पढ़ ली है तो बहुत ही अच्छी बात मैम है यार। कई पेपर बहुत ही आपने ही अजीब बनाया। सा सैंपल पेपर है। ओ, अगर पेपर मैंने बनाया होगा ना बच्चों, फिर तो तुम चिंता ही मत करो, तुम सारे एनालिस्ट में बैठे दिखोगे तुम तो कम से कम वीरन लीगल वाले सारे के सारे, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसरो के बारे में पढ़ ले बच्चों, एक हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन और हिस्ट्री के बारे में देख लेते बच्चों। इसरो वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन आइकॉनिक डेट 15 अगस्त 1969, ठीक है। यार 1969 आइकॉनिक को कुछ ईयर और भी हुआ था ना, अभी हम पढ़ रहे थे 1969 मैम में। 62 में हुआ था, तब इनकोस्टार था ना, 69 is रीनेम an हुआ था iconic 69 में। number। एक मिनट क्या हुआ था, 62 में एस्टैब्लिश हुआ था, 69 में रीनेम हुआ था। अच्छा मैम 1968 तक वो नेशनल इमरजेंसी रहा था। वो भी नहीं, कुछ और भी था 1969 में, मैम मुझे पता 62 में इनकोस्पार नील था, आर्मस्ट्रॉन्ग 69 में इसरो बना था। पता नहीं क्या था। अब जब मुझे याद आएगा, मैंने तो मून में से कुछ नहीं बता No, रही no, मेरे that दिमाग was में। 1979. व्हाट वाज दैट, Rohini, 1979. द फर्स्ट पोखरान, No, no, Rohini अच्छा वो, payload. अच्छा एंड दिस वन ना, सतीश धवन वाला ना, नहीं वो भी नहीं है। हाँ। मैम बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था मैम 14 बैंक्स तो 74 में था। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स हुआ था 1969 में। यार एक मिनट है बच्चा, आज मैंने मेरी बता दिया था। लड़की यही दिमाग अटका हुआ था मेरा बच्चों। फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का कब हुआ था, 1969, और दूसरा 1980 में, जो 6 बैंक्स और हुए थे। ये हुई ना बात, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसरो जो था इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969 विद हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु टू रिप्लेस इनकोस्पार। पहले हमारे पास क्या था, इनकोस्पार, विद अ ब्रॉडर मैंडेट टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। Then the Department of Space was created in 1972 and ISRO became a part of it and remains so till date. The Space Department reports directly to the Prime Minister of the country. ठीक है, तो ISRO बच्चों ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो ISRO का हुआ था। अब इसका जो प्रीडिसेसर है वो कौन था, इनकोस्पार, ठीक है। इसका नाम देखो भाई क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर स्पेस रिसर्च। जो लोग भी ये कहते हैं ना कि पहले अपने देश के एक एक भूखे इंसान को खिलाओ, फिर जाके इनमें करोड़ों रुपया वेस्ट करना, मून पे चांद पे जाके क्या होगा। These technologies have helped India so much in the times of crisis बच्चों, even more than you can imagine, ठीक है। ये जो अब जैसे नाविक है बच्चों, सोचो अगर कभी कोई वॉर का सिचुएशन आता है तो हाउ ग्रेट इंडिया विल बी इन अ पोजीशन कि हम खुद से अपनी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, समझ रहे हो। कितनी सारी अपकमिंग साइक्लोन्स, सुनामीज का पता चल जाता है बच्चों थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। ड्रॉट पड़ने वाली होती है ये तक पता लग जाता है थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
सो इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1962। पहले क्या था बच्चों, इनकोस्पार, ठीक है, जो 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एट द सजेशन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। तभी बच्चों इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो इनके कहने पे 1962 में पहले क्या बनाया हमने, इनकोस्पार बनाया, ठीक है। इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टेरलस इन तमिलनाडु। ये तो भैया मेरे भूत को भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन इन तमिलनाडु, ठीक है, ये इसने बनाया था, ये इनकोस्पार का काम था। द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे, नाम देखो क्या मस्त है, नाइकी अपाचे, ठीक है, प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएस वाज लॉन्च फ्रॉम दिस थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑन November 21, 1963। मतलब बच्चों अभी जो हमारे पास सतीश धवन रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, उससे पहले हमारा कौन सा था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन था, जहां से हमने इसको, जो हमारा पहला साउंडिंग रॉकेट जो था नाइकी अपाचे, जो हमने यूएस से मंगाया था, उसको हमने यहाँ से लॉन्च किया था, ठीक है। अब बच्चों कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट इसरो के सेंटर्स है, उनके स्पेसिफिकेशंस हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी बस तुम ये देख लेना। सतीश धवन स्पेस सेंटर बच्चों, इंटीग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सबसे पहला कौन सा हुआ था, 1979 में हुआ था, रोहिणी टेक्नोलॉजी, पीछे क्या था, पेलोड, पेटेंट, अब पेटेंट याद आ रहा है मुझे, मैं तो मुझे कुछ और ही मार्क करके आती है अगर मैं होती हूँ ना, पेटेंट पैनल, पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है मुझे, ठीक है। ये बच्चों मेन आपकी ये है, विक्रम साराभाई मेन हमारा कहाँ पे, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। और वैसे इसका बैंगलोर में हमारा हेडक्वार्टर है बच्चों इसरो का, ठीक है। बाकी न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड क्या है, इट इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड 2019। तो NSIL is the commercial arm of Indian Space Research Organization with the primary responsibility of enabling Indian industries to take up high technology space related activities and is also responsible for promotion and commercial exploitation। जिनको लग रहा है बहुत फास्ट जा रही हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इसमें से तुम्हें कुछ पढ़ने की खास नीड नहीं है, मैं बस रीसेंट इनिशिएटिव्स तुम्हें पढ़ा देती हूँ बच्चों। हमने एक FDI पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाई है, जहां पे द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू अलाउ 100% FDI इन मोस्ट स्पेस सेक्टर्स। मतलब हम उनको कंप्लीटली, मतलब बाहर का भी कोई आके यहाँ पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में भी फंड कर सकता है इफ दे विश सो, ठीक है। ये तुम्हें पता है बच्चों, इस बार ये न्यूज में रही है, स्काईरूट एरोस्पेस पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है फॉर टेकिंग द स्पेस प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, ये इस बार न्यूज में भी था, ठीक है। ये एक कंपनी है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सल, ये कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज है बच्चों जिन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया है स्पेस के सेक्टर में। स्काईरूट्स विक्रम S November 2 बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च एनहांसमेंट, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम एक बार देख लेना यार। विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड सेमीकॉन इंडिया 2025। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसरो का सबसे पहला मिशन का नाम क्या था, चंद्रयान 1। अच्छा हाँ, मैम आर्यभट्टा था शायद। पहली सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा। कौन से ईयर में लॉन्च करी थी हमने, 1975। मतलब इंडिया में इमरजेंसी चले जा रही है पर हम अपना रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च करके मानेंगे। आर्यभट्टा मैम इंडिया ने थोड़ी लॉन्च किया था, ये तो शायद रशिया की उसने किया था ना। बट ये इंडिया की पहली वेबसाइट, वो वेबसाइट थी भाई, क्या है ये, इंडिया की पहली सैटेलाइट थी, इंडिजीनियस, समझ रहे हो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि वी डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च इट ऑन आवर ओन गेटिंग, बट इट वाज कंप्लीटली इंडिया मेड सैटेलाइट, तभी ये इतनी स्पेशल सैटेलाइट है इंडिया के लिए, ठीक है बच्चों। चलो हाँ, लॉन्च व्हीकल्स देखो, इसमें मैंने तुम्हें बता दिया था, PSLV पोलर, ठीक है, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, वो कौन सा सबसे हैवी न्यूज में है जो हमारा वो है, नेवल कितने किलो का है ये, 4400 kg का है, ठीक है। चलो ये लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिशन है। आर्यभट्टा वाज लॉन्च इन 1975 इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, ये याद है बच्चों। रोहिणी सैटेलाइट RS1 वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर द लॉन्च ऑफ SLV-3, वही जो रोहिणी वाला भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, 1979 में श्रीहरिकोटा वाले में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेड साउंडिंग रॉकेट वाज RH-72, इंडियन मेड, याद है अभी हम एक नाइकी अपाचे पढ़ रहे थे, वो इंडियन मेड नहीं था बच्चों, वो हमने कहां से मंगाया था, यूएस से मंगाया था। इंडिया का खुद का कौन सा था, रोहिणी 75, रोहिणी पता नहीं कौन थी। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द, ये जो थुम्बा इक्वेटोरियल ये जो था 1967, यहां से लॉन्च हुआ था। इसरो बिल्ट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975 एंड नेम्ड इट आर्यभट्टा। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन। हमारे पास इस टाइम पे लॉन्च के व्हीकल्स ऐसे बच्चों नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल वाज SLV-3, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉन्च व्हीकल हमारा खुद का कौन सा था, SLV-3, जिससे बच्चों हमने सबसे पहले किसको लॉन्च किया था, इसको RS1 रोहिणी 1,
सैटेलाइट को लॉन्च किया था SLV-3 से, ठीक है। और जो वैसे खुद की हमारी सैटेलाइट थी उसको किसने लॉन्च किया था पहली बार? सोवियत यूनियन ने किया था। इट वॉज यूज टू लॉन्च रोहिणी सैटेलाइट इन 1980, ठीक है। चलो, भास्करा 1, इनमें से PY की आ रखी है तुम्हारे, ठीक है। देखो भाई, सकती क्यों, तुम्हारी तुम्हारी स्लाइड है, तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। मैंने तो नहीं बनाई है, मतलब मेरी टीम ने बनाई है, ठीक है। इनमें इतनी रिसर्च लगती है ना स्लाइड्स बनाने में, भाई साहब मैं इतनी खुश हूं ना कि मेरे पास कुछ लोग हैं बड़े अच्छे। मैम इसके बाद और कितने टॉपिक्स हैं? बस 1-2 टॉपिक और करेंगे, विल बी डन, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, मैं तुम्हें उनमें करवाऊंगी। समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, थकान हो गई है ना। चलो अच्छा, लेट्स डू वन थिंग बच्चों, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, इस स्लाइड को, फिर मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा धक्का और दो खुद को, थोड़ा सा। मैं खुद, मुझे तुम्हारे आगे जितना मैं हंस रही हूँ ना, मुझे रोने छूट रहे हैं मेरे खुद के, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। बट ये पूरा कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे मिशन हैं। भास्करा 1 जो है बच्चों, इट वॉज लॉन्च इन 1979, वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ इसरो ऑफ फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक नाविक, ठीक है। लेकिन ये कौन सी थी? भास्करा 1, 1979 में ही, पहला जब हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था तभी। इसरो लॉन्च इट्स फर्स्ट इनसैट सैटेलाइट इन 1982, इट वॉज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी क्या है बच्चों, जो GSAT-7R है वो क्या है? हमारी नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है, नेवल पर्पस के लिए। हमारी जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो कौन सी थी बच्चों? इनसैट, 1982 में, ठीक है। इट वॉज नेम्ड इनसैट 1A, विच फेल्ड इन ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बच्चों वॉज इनसैट 1B, विच वॉज लॉन्च इन 1983। थोड़ा थोड़ा बस नाम याद रखना, हो सकता है कि इस तरह का वो पूछ ले तुमसे, क्योंकि बच्चों सैटेलाइट का एक क्वेश्चन इस बार NVS 02, ठीक है। तो हमारी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी थी? इनसैट 1A, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बाद हमने क्या लॉन्च करी थी? इनसैट 1B। तो क्योंकि बच्चों नाविक में NVS 02 सैटेलाइट ही है, इसलिए हमारी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए। इनसैट सिस्टम जो था वो प्रोवाइड करता था सर्विसेज टू टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, फलाना ढिमकाना, बहुत अच्छा काम करता था। इसरो लॉन्च द फर्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान 1 in 2008, but it was not a success. फिर कब हुआ बच्चों? 2019 में चंद्रयान 2, which was also not a success। और फाइनली हम सक्सेसफुल कब हुए? 2023 में चंद्रयान 3 में, थर्ड टाइम इज अ चार्म। और सक्सेसफुल मिशन बच्चों हमारा मार्स का पहली बार में सक्सेसफुल हो गए थे। मंगलयान जो हुआ था 2014 में, ठीक है, 2014 में। With this, India became the first country to achieve successful inputting a satellite in the Mars orbit in its maiden attempt, यानी first attempt में, ठीक है। And the fourth space agency after the space agency, Asian agency to do so, and first Asian, मतलब चाइना पाइना कोई ने नहीं कर रखा था इससे पहले। आई थिंक किस किसने कर रखा था? US था, आई थिंक इससे पहले रशिया था, नहीं रशिया तो नहीं था। कौन कौन था बच्चों इसमें पहले जो इसमें पहुंच चुके थे? अरे मिशन मंगल में कौन कौन सक्सेसफुली कर चुका था इंडिया से एशिया का पहले तो इसको? फर्स्ट था। कौन? एशिया में तो फर्स्ट तभी एशिया का फर्स्ट था। वैसे तुम्हारा एक USA था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन वाज यूएसए ही था मैम फर्स्ट, मैम कोई रशिया और ने नहीं तो किया है। मैम यूएसए रशिया ने was the first India hello and मैम India India was was the the first one जो बिना फेलियर के पहुंचा था। अच्छा, देन ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला एशियन पहला बना होगा वो, बिकॉज आई रिमेम्बर कि इसमें US था एक, इफ आई एम नॉट रशिया था, और शायद चाइना भी था, यस यस मैम, है ना। चाइना भी और था। ये लोग ने बस सोवियत इनका यूनियन ये सोवियत वो यूनियन सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन ठीक है। हेलो मैम तो बस ये है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली नहीं किया था, बट इंडिया ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली इसको कर लिया था, ठीक है। मैम ये हाँ चाइना मैम नहीं है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ईसा, हाँ अच्छा हो सकता है। तुम एक बार प्लीज ये देख लेना बच्चों, ठीक है ना, जो हमारी ये मंगलयान में जो था, ठीक है। देन बस इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाविक। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड इंडिजीनियस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो टू प्रोवाइड पोजीशन नेविगेशन एंड टाइमिंग ऑफ दिस। नाउ एस्ट्रोसैट लॉन्च इन 2015 वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी। देखो बच्चों तुम्हें बस क्या याद रखना है, पहली सैटेलाइट कौन सी थी हमारी? इनसैट 1A, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। और इसके बाद कौन सी थी? इनसैट 1B, जो क्या थी? हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, ठीक है। पहली हमारी एस्ट्रोनॉमी मिशन कौन सा था? एस्ट्रोसैट। बस थोड़ा बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि पहला 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 मिशन किस में था? चंद्रयान 3। इसमें लैंड रोवर मिशन बच्चों था, लैंडर रोवर तुम्हें याद है? लैंडर था विक्रम और प्रज्ञान रोवर, उसके ऊपर सक्सेसफुली उसने लैंड कर लिया था। बाकी बच्चों आदित्य L1 हमारा पहला सोलर मिशन है इसरो का, ठीक है। बाकी बच्चों अपकमिंग मिशन, गगनयान इंडिया का पहला मैंड मिशन होने वाला है। कितने लोग जाएंगे गगनयान में बैठ के?
3 कंफ्यूज मत होना, 4 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन फाइनली कितने बैठ के जाएंगे? 3, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, ठीक है। देन बच्चों, इसरो प्लान्स टू लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एज वेल, है ना, जिसको BS1 कह रहे हैं, बाय 2035, स्टार्टिंग विद एन इनिशियल मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन अग्रीमेंट। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना नासा का, ऐसे इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। मैम सब कुछ मिक्स हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बस बच्चे मुझे लास्ट करने दो, तुम इसको दोबारा जब देखोगे ना तुम्हें आ जाएगा। और इसको मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ाने वाली हूँ। निसार मिशन, निसार हमारा किसके साथ है? नासा के साथ। नासा के साथ हमारी है सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो से सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, ये जो है हमारा, ठीक है। चलो इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, बस ठीक है।